Hello everyone, myself Satvik and I am an undergraduate student at IITR and currently I'm studying BTech in Data Science and Artificial Intelligence. So, in this video, I'm going to display my C++ project which is blockchain based voting system. So, let's understand this. Okay, okay, so first let's understand what is blockchain. ठीक है तो फिर blockchain एक decentralized ledger हम बोल सकते हैं. अब इसका मतलब क्या है? जैसे आप अब तक हम जैसे काफी सिस्टम जो यूज करते आ रहे हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं. जैसे हम बैंक के अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो फिर वो बैंक एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है जो सारी ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कर सकती है. बट ब्लॉकचेन वैसा नहीं है. ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है. इसका मतलब क्या है कि जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर बैंक के अंदर सारा कंट्रोल है ना. ब्लॉकचेन के अंदर जो जो पर्सन उस ब्लॉकचेन का पार्ट है वो हर बंदा उसका ओनर होगा. यानी कि कोई एक पर्सन के हाथ में सारी पावर नहीं है. वो सब पर्सन के पास है. अब ये कैसे होता है? और ब्लॉकचेन का वैसे ये तो एक लेजर होता है. इसका मतलब लेजर है मतलब ये सारी काफी सारी ट्रांजेक्शन या फिर काफी सारी रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकता है. तो फिर वो समझते हैं कैसे. अब जैसे ब्लॉकचेन में जैसे एक एग्जांपल लेना में एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक की हर एक ब्लॉक की एक आइडेंटिटी होती है जैसे हम उस ब्लॉक का हैश बोलते हैं. और एक चेन कैसे है? तो इसके अंदर क्या होता है कि काफी सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. और कनेक्टेड इस वे में जैसे मेरे पास एक ब्लॉक है एक उसका हैश होगा. तो जैसे मेरे पास उसके पीछे वाले ब्लॉक का जो हैश होगा ना वो मेरे पास इस ब्लॉक में स्टोर रहेगा. यानी मेरे पास एक अलग से सेक्शन होगा प्रीवियस हैश करके. उसके अंदर उसके पीछे वाले ब्लॉक का हैश स्टोर रहेगा. अब ऐसे जो इस ब्लॉक का हैश है इसके अगले वाले ब्लॉक के हैश प्रीवियस हैश में स्टोर रहेगा. तो इसकी वजह से सारे के सारे ब्लॉक्स एक चेन में कनेक्टेड रहेंगे. जैसे कि हाँ, अब ब्लॉकचेन देख रहे हैं जैसे अब ब्लॉकचेन इज अ डिजिटल लेजर दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड इम्यूटेबल. इम्यूटेबल इसलिए क्योंकि हमने आगे आगे जाके भी बताऊंगा समझाऊंगा कि इस ब्लॉकचेन को हम तोड़ नहीं सकते किसी भी तरीके से. ये बहुत ही सिक्योर वे है. और यहाँ पे लिखा है जैसे फर्स्ट पॉइंट है ब्लॉक ऑफ डाटा आर क्रिएटेड एग्जांपल ट्रांजैक्शन. each block is cryptographically secured with its own unique identifier called a hash. और मैंने अभी बताया था. each new block stores the previous block's hash linking to the chain और this chain is copied and distributed across a network of computers. तो जैसे फोर्थ पॉइंट का मतलब है कि वो जो ब्लॉक चेन है वो हर किसी के पास पार्ट होगा उसका. मतलब मेरे कंप्यूटर में है मेरे दोस्त के कंप्यूटर में भी होगा. और मेरे कोई और दोस्त है अगर वो भी ब्लॉकचेन का पार्ट है तो फिर उसके पास भी सारी की सारी चेन होगी और वो हम सब ओनर होंगे इस चीज के. हाँ. अब जैसे मैंने आपको बताया जैसे ये एक ब्लॉक है इसके ऊपर ये प्रीवियस हैश का सेक्शन है. इसके अंदर इससे पीछे वाले ब्लॉक का हैश स्टोर्ड है. अब इस ब्लॉक का है जैसे ये है B4GH करके जो भी है. अब आप देख सकते हो ये अगले ब्लॉक से लिंक्ड है क्योंकि उस ब्लॉक के प्रीवियस हैश वाले सेक्शन में इसका हैश स्टोर्ड है. अब इस ब्लॉक का एक खुद का एक और हैश है ये वाला. और ये इसके इस ब्लॉक में स्टोर्ड है इसका भी हैश है वो अगले में स्टोर्ड है. तो ऐसे करते करते हम देख सकते हैं पूरी ब्लॉक्स की चेन बनी हुई है. और अब आपको समझ आ गया होगा कि इम्यूटेबल कैसे है. कि जैसे भी अगर मैं गलती से भी अगर कोई हैकर या फिर कोई भी पर्सन इसके अंदर अपनी तरफ से कोई ब्लॉक ऐड स्टोर करना चाहे कि जैसे कि इसके बीच में सारी चेन को तोड़ना चाहे तो फिर जैसे अगर वो यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड करता है तो इस ब्लॉक का खुद का हैश होगा और उसके अंदर प्रीवियस हैश डालना पड़ेगा. अब वो प्रीवियस हैश के अंदर ये वाला हैश तो डाल देगा पर उसका खुद का तो नया हैश होगा. और वो वाला हैश इस ब्लॉक के हैश से तो मैच करेगा नहीं तो वो पूरी की पूरी ब्लॉक चेन वैलिड नहीं रहेगी. तो वो कुछ भी करके अपना खुद का मतलब ब्लॉक नहीं डाल सकता. क्योंकि अगर वो डालने की कोशिश करेगा तो हम देख सकते हैं कि पूरी की पूरी ब्लॉकचेन वैलिड रहेगी क्योंकि एक पॉइंट पे अगर वो हैश सेम नहीं करेंगे तो फिर वो पूरी ब्लॉकचेन रिजेक्ट कर दी जाती है. तो इसलिए ये काफी सिक्योर वे है. हाँ. तो हमने देखा कि मैंने बताया था कि जैसे हर एक ब्लॉक का एक खुद का हैश होता है. तो अब हैश क्या होता है और हैशिंग क्या होती है? तो हैशिंग बेसिकली प्रैक्टिस होती है मतलब वे है जिससे हम एक ब्लॉक का हैश कैलकुलेट करते हैं. अब हैश मतलब होता क्या है जैसे जैसे ब्लॉक्स हैं इनका एक कोड है यूनिक. इसको हम बेसिकली इनका हैश बोलते हैं. और हैशिंग बस इस वे को कैलकुलेट करने का जैसे हर किसी का एक यूनिक पर्सन का फिंगरप्रिंट होता है वैसे ही हर एक ब्लॉक ये क्रिप्टो करेंसी के टर्म्स में एक हैश होता है. ओके. अब ये हाँ. अब SHA-256. अब SHA-256 क्या है जैसे ये मेरा वाला पूरा जो कोड है वो SHA-256 के ऊपर बेस्ड ही है. वो एक हैशिंग एल्गोरिथम होता है SHA-256 जिसको अभी हम देखते हैं क्या क्या होता है. जैसे SHA-256 को मैं अगर यूज कर रहा हूँ तो जैसे मैंने अब SHA-256 जैसे मैंने देखा एक हैशिंग एल्गोरिथम है तो उसके अंदर मैं कुछ भी एक इनपुट दूंगा तो वो मेरे को एक फिक्स हैश देगा. फिक्स हैश मतलब उस वर्ड के लिए एक फिक्स होगा बाकी सब वर्ड्स के लिए अलग अलग होगा. जैसे मैंने IIT रूट की डाला SHA-256 में तो उसने मेरे को ये कोड दिया. तो अब मैं अभी आगे जाके देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ SHA-256.
SHA-256 की कैसी कैसी हैं। तो SHA-256 की ये सब प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है फिक्स लेंथ आउटपुट। तो SHA-256 की प्रॉपर्टी है कि उसका जो आउटपुट होगा वो हमेशा एक फिक्स लेंथ का होगा, जो कि होगा एक 64 कैरेक्टर्स का हेक्साडेसिमल कोड। जैसे कि आप देख सकते हो एक हेक्साडेसिमल कोड है, हेक्साडेसिमल कोड मतलब बेस 16 वाला। तो और ये आप कुछ भी डाल दो, आप जितना छोटा से छोटी लाइन डाल दो, जितनी बड़ी से बड़ी लाइन डाल दो, आप आईटी रुड़की का सिर्फ आई डाल दो या आईटी रुड़की के आगे और जितना मर्जी बड़ा वर्ड लगा दो, इसका आंसर एक हमेशा 64 कैरेक्टर का हेक्साडेसिमल कोड आएगा। तो उसके मतलब 64 का कभी कम नहीं हो सकता, कभी ज्यादा नहीं हो सकता, इससे एक फिक्स लेंथ आउटपुट देता है। दूसरा डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक मतलब ये हमेशा एक सिंगल सेम आउटपुट देगा हर वर्ड के लिए। हर वर्ड के लिए मतलब उस वर्ड के लिए हमेशा सेम आउटपुट आएगा। जैसे आप कहीं भी कभी भी कहीं भी SHA-256 में आप आईटी रोड की डालोगे ना, आपको हमेशा ये कोड ही मिलेगा। कोई वे मतलब टाइम से भी डिफर नहीं करता कि अभी डाला या बाद में डालूंगा, किसी चीज से नहीं लगता। सिर्फ अगर आईटी रोड की लिखा है तो हमेशा यही आएगा। तो ये डिटरमिनिस्टिक है। और तीसरा वन वे फंक्शन। हाँ, अब जैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है वो भी कुछ सिमिलर ही होता है। उसके अंदर भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक मैसेज है उसको हम इंक्रिप्ट करके एक अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। हैशिंग में भी हम यही कर रहे हैं, पर उसमें ये रहता है कि उस अनरीडेबल फॉर्म को हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे एक मैसेज है उसको मैंने इंक्रिप्ट कर दिया, और फिर जो मैसेंजर मेरे को जिसको पास करना है मैसेज, उसके पास अगर डिक्रिप्शन का एक फॉर्मूला होगा या की होगी, तो उसको आराम से डिक्रिप्ट करके पढ़ सकता है वो ओरिजिनल मैसेज को। पर हैशिंग में ऐसा नहीं होता। हैशिंग एक वन वे फंक्शन है। हैशिंग में आप मैसेज को हैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप उस मैसेज को मतलब उस हैश को आप वापस कभी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अब जैसे अगर जब मैंने अगर आपको आईटी रोड की दे दिया, हमारे पास SHA-256 फंक्शन है, तो उससे मैं इस ये वाला कोड तो जनरेट करवा लूंगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कोड दे दूं ना और आपको कहूँ कि बताओ कि ये किससे डिराइव किया गया है, तो आप कभी ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जिससे आप निकलवा सको कि आईटी रोड किया है। तो ये वन वे फंक्शन है। और एवलांच इफेक्ट। एवलांच इफेक्ट मतलब जैसे कि SHA-256 में ये होता है कि जैसे अगर आप अपने इनपुट को थोड़ा सा भी चेंज कर दो ना, जैसे अगर आईटी रुड़की का कैपिटल ई को आप स्मॉल ई डाल दो या फिर ई की जगह आप एफ लिख दो, तो ये जो हमारा हैश होगा ये एंटायरली चेंज हो जाएगा। ऐसे मतलब इसके अंदर कोई छोटा सा इफेक्ट नहीं है, जैसे 5 की जगह 4 हो गया, कुछ हो गया बहुत बड़ा, जैसे इस सारा का सारा कोड एंटायरली चेंज हो जाएगा। तो फिर ऐसा तो फिर आप एक अच्छे से ढूंढ भी नहीं सकते कि ये लिंक करने से ये चेंज हो रहा है, क्योंकि एंटायरली कोड चेंज हो रहा है। तो फिर काफी मुश्किल हो जाता है कर पाना उसको। तो वो हम आगे देखते हैं। तो हाँ, तो फिर अब हमारा क्योंकि पूरा सारा का सारा कोड SHA-256 के ऊपर बेस्ड है, तो फिर अभी हम पहले स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये हैशिंग एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, फिर हम इसको अपना C++ कोड में लिखेंगे। तो assume we have an input that converts to binary to this। ठीक है, तो जैसे मैंने इनपुट ले लिया, जिसको मैंने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो मैंने मान लिया कि ये होता है। ठीक है, अब जैसे इसकी लेंथ 96 बिट्स है लिखा हुआ है। ओके, तो हम SHA-256 में सबसे पहले करते क्या है, जैसे जो हमारा इनपुट होता है ना, उसे हम 32 बिट्स ईच की रो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जैसे इस केस में तो मेरे परफेक्ट 96 बिट्स हैं, तो 3 रोज बनेंगी। अगर मेरी जैसे 97 98 ऐसे ऐसे नंबर से आते हैं जो 32 से डिविजिबल नहीं है, तो उस केस में जो हम रो उस लास्ट वाली रो होगी उसे हम बाद में कंप्यूट करेंगे। उन उससे पहले वाली जितने भी रोज हैं उन सब के ऊपर हम अपना कंप्यूटेशन करके बाद में जो एंड वाली रो है उसके अंदर पैडिंग परफॉर्म करते हैं। पैडिंग होती है कि जैसे हम खुद से एक्स्ट्रा जीरो ऐड कर रहे हैं, या फिर SHA-256 में ये होता है कि जैसे हम एक वन ऐड करके काफी सारी जीरो डालते हैं जब तक एंड में 64 बाइट्स ना रह जाए। हाँ, तो 64 बाइट्स का ही क्या रेफरेंस मैं अभी आगे आगे बताता हूँ आपको। जैसे हाँ, तो जैसे लिखा we'll arrange this input into sets of 32 bits and padding is done after finishing computation on the above data. After padding and adding the length in our input, computational work is done once again for the final time। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे एक और नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाली रो बच जाए, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले में सारे कंप्यूटेशन वर्क करके जो लास्ट वाली रो है उसके अंदर पैडिंग परफॉर्म करेंगे, और फिर हम बाद में एक एक्स्ट्रा डाटा इनपुट करते होते हैं जिसके अंदर हम लास्ट के 64 बाइट्स में हम अपनी पूरी चेन की लेंथ डालते होते हैं। तो वो वाला डाटा डाल के हम एक लास्ट बार फाइनल बार करते होते हैं कंपटीशन, और जो वो आंसर आता होता है वो हमारा फाइनल आउटपुट होता है। तो इसके बाद तो जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारा इनपुट था और इसके अंदर हम पैडिंग करते होते हैं, तो ऐसे करते करते ना हम तब तक पैडिंग करते होते हैं, मतलब बेसिकली ना इसके अंदर काफी सारे साइकिल्स चलाएंगे, और एक साइकिल हम 512 बिट्स का रखते हैं। जल्दी का चंक ऑफ 512 बिट्स इज कैलकुलेटेड एट वंस। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था कि हम 32
रोज 32 बिट्स की एक रो रखते होते हैं, तो अब एक बार में यहाँ पर हमारे पास 16 रोज बनेंगी। ठीक है, तो जैसे ये हमारा इनिशियल इनपुट था जो हमने 96 बिट्स का दिया था, और फिर ये हमने कुछ पैडेड मैसेज दिया जो मैं आपको अच्छे से आगे जाके बताऊंगा, और ये एंडिंग पे 1 1 0 0 0 होता है। ये बेसिकली हमारे पूरी चेन के लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा होता है कितनी, जैसे इस केस में 196 है ना, तो फिर ये अब 1 1 बाद में जो भी जीरो आ रही हैं, इसको आप बाइनरी बाइनरी में लिखा हुआ है 96 नंबर को। ठीक है, तो फिर ये होता है। तो अभी हमने देखा जैसे हमारी 16 रोज बन जाएंगे एक बार में। हाँ, तो हाँ, तो फिर ये एक बार हमारे पास, ये एक बार हमारा इनिशियल इनपुट है। अब SHA-256 को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ डिफॉल्ट हैशिंग वैल्यूज देनी पड़ती हैं, जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब जैसे ये आप ब्लू बॉक्स में देख सकते हो कि ये कुछ कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं हेक्साडेसिमल में। ये बेसिकली है क्या, ये क्या है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है फर्स्ट 8 स्क्वायर रूट्स के। हेक्साडेसिमल में जब हम लिखेंगे तो वैसा बनेगा, जैसे कि रूट 2 है, रूट 2 की हमें वैल्यू पता है 1.414 ये होती है। अब इसका अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ले लूंगा तो वही आएगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट को मैं पहले बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, और फिर इस बाइनरी कोड को जब मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास, जैसे कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल, हाँ, तो जैसे मेरे पास ये आता होता है, जैसे 0110 को बाइनरी में कन्वर्ट कर हेक्साडेसिमल में 6 आ जाएगा। तो जो ये कोड आ रहा होता है, ये मेरे पास कोड है, जैसे आप देख सकते हो मेरे पास H00, ये वही वाला कोड है। तो ये अंडर रूट 2 का फ्रैक्शन पार्ट लेके उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स को जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके लिखेंगे, ये हम एक इनिशियल हैशिंग वैल्यू देते होते हैं हमारे कोड को। और ये आगे जाके कैसे यूज होगी ये भी देखते हैं फंक्शन में हमारे। अ, अब और हमें, we need to have more constants that will be used in our hashing algorithm। अब ऐसे एक और कांस्टेंट हम असाइन करते हैं। तो अब जैसे आप देख सकते हैं 64 लिखे हुए हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज। अब ये क्या है, अब ये है जैसे हमारे फर्स्ट 64 प्राइम नंबर्स का क्यूब रूट करेंगे, और क्यूब रूट के फ्रैक्शनल पार्ट को जब हेक्साडेसिमल में लिखे होते हैं तो वो ये सब वैल्यूज आती होती हैं। तो हम ये कुछ कॉन्स्टेंट्स पहले से रखते होते हैं हमारे पास हमारे एल्गोरिथम में, ताकि हम उनको यूज कर पाए बाद में जाके। So these are fractional part of cube root of 64 numbers expressed in hexadecimal। हाँ, तो अब हमारे मेन कंप्यूटेशन पार्ट आ जाता है। अब जैसे ये हमने पहले ये इनिशियलाइजिंग होगी, जैसे हमने अपना इनपुट दिया, हमने उस इनपुट को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको हमने कुछ कुछ पैडिंग पैडिंग करी मैसेजेस के साथ, और फिर अब हमने एक डिफॉल्ट इनिशियलाइजिंग वैल्यू ले ली जो भी हमने देखी। अब मेन कंप्यूटेशन स्टार्ट होगा। तो कंप्यूटेशन में क्या होता है, हमारे एक लूप रन करता होता है। अब जैसे आप देख सकते हो फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n। अब इस, जब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि हम एक बार में 512 बिट्स के चंक को लोड करते हैं। जैसे इस केस में मेरा इनपुट 96 बिट्स का था ना, तो 96 बिट्स तो 512 से कम है, तो मैंने उसके अंदर कुछ पैटर्न कर दी। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि हम SHA-256 में कितने मर्जी लेंथ का इनपुट डाल देते हैं। तो अगर मैंने 512 बिट्स से बड़ा इनपुट डाल दिया, जैसे मैंने 1000 बिट्स का इनपुट डाल दिया, तो उस केस में क्या होगा, जैसे पहला पूरा ब्लॉक होगा वो तो हमारा 512 बिट्स का आ जाएगा, और जो बाकी बिट्स हैं उसके अंदर, अब जैसे अगला चंक्स 500 बिट्स के चंक्स पे हम लोड करते हैं, तो उससे अगला 1024 का चंक होगा ना, तो उस 512 बिट्स वाले चंक पे जो कुछ जगह बची रह जाएगी हम उसके अंदर पैडिंग करेंगे। और वो कैसे होती है, तो फिर इसलिए नंबर ऑफ चंक्स के अंदर हमारा प्रोग्राम पूरा वर्क करता है, और ये लूप्स में होता है। जैसे फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n करता है, तो n यहाँ पे क्या है कि कितने नंबर ऑफ 512 बिट्स के चंक हैं। तो इस बार हमारा n इज इक्वल टू, हमारे केस में n की वैल्यू 1 है, तो हम एक बार ही करेंगे, तो हमारा समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा प्रोग्राम। हाँ, तो जैसे ये लूप काम क्या करता होता है, इसके अंदर हम एक नया वेरिएबल का असाइन कर देते हैं w करके और wt करके, और t 0 से लेकिन 15 के लिए ये m t के बराबर ही होता है। m क्या होता है, जैसे हमने देखी थी ना, हमने रोज में डिस्ट्रीब्यूट किया था अपने 32 बिट्स की एक रो होती है, तो टोटल 16 बिट्स, 16 रोज बनेगी, क्योंकि 512 बिट का हमारा एक चंक है। हम देख लेते हैं। हाँ, तो ये w की हम ऐसे पूरे 64 असाइन करते होते हैं। अब w, हाँ, ये रहा। तो 0 से लेके 15 तक, यानी पहले 16 जो W होंगे उनकी वैल्यू हमारे M के बराबर ही होगी, जो हमने अपना इनपुट दिया था उसके बराबर। अब जो बाकी वाले इनपुट है, हाँ, वो हम कैसे करते हैं, जब t इज इक्वल टू 16 to 63 के लिए जो हमारे W का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब ये फॉर्मूला क्या है हम देखते हैं। हाँ, तो वो ये फॉर्मूला है। और उसके अंदर सिग्मा वन और सिग्मा नॉट क्या है, जैसे WT-7 तो समझ आ जाता है हमारे पिछले वाला हैश है, और WT-16 भी समझ आ जाता है हमारे पिछले वाला जो W की वैल्यूज है वो है। अब जो ये WT-2 और WT-15 के ऊपर
हम सिग्मा वन और सिग्मा नॉट पर फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। अभी दोनों फंक्शन है क्या, जैसे पहले हम, तो इन दोनों की वैसे लिटरल डेफिनेशन देखे तो ये है। अभी ये डेफिनेशन हमारे लिए समझना थोड़ी मुश्किल है क्योंकि हमने फंक्शंस पढ़ नहीं रखे, तो चलो हम ध्यान आराम से इसको पढ़ते हैं। तो सिग्मा नॉट फंक्शन क्या है देखते हैं। जैसे हमारा x इनपुट था, ये है मान लो, जैसे ये इनपुट में हमारा सिग्मा नॉट के डब्ल्यू टी माइनस 15 दर है ना। तो जैसे इसके इनपुट मैंने मान लिया ये है, तो उसके अंदर हमारा पहले पहले हम कर देते हैं 7 टाइम्स राइट रोटेशन शिफ्ट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम एक्स की हर एक बिट उठाएंगे और उसको 7 प्लेसेस आगे शिफ्ट कर देंगे। जैसे हमारी ये पहला शिफ्ट है, इसको 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ शिफ्ट कर देंगे। अब इस साइड भी 1 है, तो उसको शिफ्ट करने का वैसे टेक्निकल फायदा मतलब होगा नहीं, कुछ चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे करते करते हम हर बिट को स्टोर करेंगे। जब जैसे सेकंड बिट है, इसको जब हम 7 प्लेस आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, तो ये चेंज हो जाएगा। ऐसे करते करते हम पूरे कोड को ऐसे 7 राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो ये रहता है। तो वो करने के बाद जैसे हमारा वैल्यू आ जाएगा ये, अब हम ये करेंगे। अब हम वैसे एक्स को हर एक बिट को उठाएंगे और उसको 18 टाइम्स आगे शिफ्ट कर देंगे, और वो शिफ्ट करने के बाद हमारी वैल्यू बन जाएगी ये वैसे ही। अभी थोड़ा अलग फंक्शन होते हैं, ऐसे 4 फंक्शन होता है। ये पहले आर ओ आर फंक्शन चल रहे थे, दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखो आर ओ टी आर फंक्शन, राइट शिफ्ट रोटेशन वाले फंक्शन चल रहे थे। अब जो लास्ट फंक्शन है ये अलग कैसे है, इसके अंदर बस ये है कि हम करेंगे तो इसके अंदर भी हर किसी फंक्शन को 3 आगे शिफ्ट, बस हम जो ये आगे वाले 3 वैल्यूज होंगे ना, इसको फोर्सफुली 0 कर देंगे। और जैसे 3 आगे शिफ्ट कर दिया, ये पहले 3 वैल्यूज 0 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम तीनों फंक्शंस, अब इन जो तीनों वैल्यू है इनका एडिशन करेंगे। एडिशन नॉर्मल एडिशन नहीं करेंगे, हम एडिशन करेंगे मॉडुलो 2 के साथ। जैसे ये लास्ट डिजिट 1 + 1 2 + 0, तो 2 मॉडुलो 2 इज 0, तो हमारा लास्ट डिजिट होगा 0। अब अगला जैसे होगा 0 + 1 + 0 इज 1, 1 मॉडुलो 2 इज 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो ऐसे करके हम जब अपना पूरा एडिशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे सिग्मा नॉट एक्स की हमारी फाइनल वैल्यू आ जाएगी ये, जो आप देख सकते हैं लास्ट में 0 1। तो ये पूरा कैलकुलेटेड फंक्शन होगा। तो हमारा सिग्मा नॉट एक्स बेसिकली ये है। अब सिग्मा वन हमारा सिमिलर चाहिए, उसके अंदर हम पहले 17 रोटेशन शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ, अगले में हम 19 रोटेशंस करेंगे, और अगले पे हम 10 रोटेशंस करके पहले 10 को हम फोर्सफुली 0 कर देंगे। और इन तीनों को जब हम 2 मॉडुलो से ऐड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर सिग्मा वन का आ जाएगा। तो बेसिकली बस ये है इसका फंक्शन। हाँ, तो जिस बताया फर्स्ट 16 आर कैलकुलेटेड बाय डब्ल्यू। तो फर्स्ट 16 मतलब जो हमने पहले वो अपने इनपुट से ले लिए थे वो कर लेंगे, और जो बाकी 16 के बाद वाले 16 से 64 के जो है नंबर्स डब्ल्यू टी के, उनको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हम 16 के लिए कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। जैसे सिग्मा वन 0 0 0, क्योंकि 16 बटा देंगे तो W14 बेसिकली देखा देखा इनपुट में वो सारी रो 0 थी, तो वो आएगा 0। तो ऐसे करते करते हमने एक वैल्यू डाली। और हाँ, अब जब इनको हम एडिशन करेंगे ना, तो फिर इसको हम एडिशन करते हैं मॉडुलो 2 की पावर 32 से, क्योंकि हमें इंश्योर करना होता है। अब 2 की पावर 32 से एडिशन मॉडुलो करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा 32 बिट से कम आएगा ना। तो मतलब 32 बिट से रहेगा, उससे एक्सीड नहीं करेगा। तो बस हमने ये बेसिकली इसलिए किया था ताकि हम चाहते थे कि हमारा आंसर हमेशा से कम ही आए, कि मतलब 32 बिट्स के बाद कोई भी अगर एक्स्ट्रा नंबर आए तो हम उसको सीधा रिजेक्ट कर देते थे, डिस्कार्ड कर देते थे, जो 32 बिट्स से उनके ही लेते थे। तो हमारा W16 की वैल्यू बेसिकली आ चुकी है जैसे हमने देखा। तो ऐसे करते करते हम W17 से लेकर W63 तक लूप लगा के सारे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा ये रहता है, सो रेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला रहता है, अब जैसे ये एक पार्ट हो गया हमारे कॉम्पिटिशन फॉर्मूले का। हाँ, तो फिर अब हमने देखा था कि H0 हम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जैसे वो रूट 2 ऐसे फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स का रूट लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा पार्ट उनको एक्स्ट्रा डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। तो उनको हम पहले एक पहले 8 वेरिएबल्स में इनिशियलाइज कर लेते हैं। और जैसे हमने इसको ए वैल्यू दे दी, बी वैल्यू दे दी, सी वैल्यू दे दी, अब वो तो स्टोर है ही हमारे पास फिक्स। हम ए बी सी के अंदर और करते हैं, मतलब ए हमें हम ए बी सी डी से लेके एच तक पहले इनिशियलाइज करते हैं इनको इन वैल्यूज के साथ, इसलिए हमने स्टोर किया था। सो विच इज बेसिकली दिस फॉर आई इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने बताया ना आपको कि हम स्टार्टिंग में आई इज इक्वल टू 1 के लिए इसको ये इनिशियलाइज करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ होना चाहिए पहले इनिशियलाइज करने के लिए। फिर हम अभी हम देखेंगे आगे जाके हम उसके ऊपर और ऑपरेशंस करते हैं ए बी सी डी ई एफ के ऊपर। हाँ, तो पूरे कंपटीशन का भी ये स्टेप है। हाँ, तो हाँ, तो अभी ये नेक्स्ट ये वाला लूप चलता होता है। एक बार देखने में आपको ऐसा डरावना सा लग सकता है, पर कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे हर एक फंक्शन को समझेंगे क्या होगा। तो अब देख सकते हैं 64 टाइम्स चल रहा है, टी इज इक्वल टू 0 से लेकर 63 तक।
तो अब जैसे इसके अंदर हमने T1 और T2 डिफाइन किए हैं, जो ऐसे काफी बड़े बड़े से लग रहे हैं, तो अभी आराम से समझते हैं क्या है। तो जैसे आप T1 देख सकते हो, H प्लस सिग्मा वन ऑफ ई करके एक फंक्शन है, और एक चूज करके फंक्शन होता है, और ये KT256 और WT। अब देखते हैं आराम से क्या क्या है। तो H तो हमारा वो पहले वाला जैसे हमने देखा था ना, ये अभी हमने H इनिशियलाइज किया था, H इज इक्वल टू H7, जो लास्ट एट प्राइम नंबर, फर्स्ट एट प्राइम नंबर का हेक्साडेसिमल फॉर्म है फ्रैक्शनल पार्ट का। तो एच तो वो हो गया। अब सिग्मा वन ऑफ ई करके ये फंक्शन क्या है? तो ये फंक्शन जो भी हमने देखा था ना, राइट शिफ्ट रोटेशन फंक्शन, उसको सिमिलर ही है। इसके अंदर क्या करते हैं, ई के डेसिमल में जिसको हम सिक्स आगे रोटेट करते हैं, फिर 11 आगे रोटेट करते हैं। बस इसके अंदर हम ऐसे चार फंक्शन लगा रहे हैं, वो आर ओ टी आर फंक्शन ही लगाएंगे जिसमें 25 शिफ्ट आगे करते हैं, और हम बिटवाइज एडिशन करते हैं इसमें मॉडुलो 2 की पावर 32 का एंड में आ गया, ठीक है। और ये सिग्मा वन ऑफ ई फंक्शन है बेसिकली। और अब आते हैं चूज फंक्शन, ये इसके फुल फॉर्म चूज फंक्शन है। तो इसके अंदर तीन पैरामीटर्स लेते हैं एक बार में, और ये काफी सिंपल फंक्शन है। जैसे ई का, जैसे हमारा ई का इनपुट ये है, एफ का इनपुट ये है, जी का इनपुट ये है, जैसे मैंने ज्यूम कर लिया। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे ई का हमारा पहला डेसिमल जीरो कह रहा है ना, तो जीरो में हम जो हमारे नीचे वाला जी है उसका बिट उठेंगे, तो वो जीरो है, तो हमारा पहला बिट जीरो होगा। अब जैसे अगला बिट वन है, तो वन में ई एफ का जो सेकंड बिट होगा वो उठेंगे, तो वो जीरो है, तो इस केस में वो जीरो होगा। तो ऐसे करते करते हम सारा कंपटीशन करेंगे। अब बेसिकली हाँ, मतलब पहली बार इंट्यूशन लगता है कि जीरो है, तो इसका बिट उठाना चाहिए। हाँ, मेरे को भी वो लगता था, बस पता नहीं ये होता है ऐसे, तो कुछ कर नहीं सकते, इसका ये होता है। तो आप देख सकते हैं, हाँ, जैसे ये हमारा फिर फाइनली आउटपुट आ जाएगा। जीरो उठाया तो पहले का जीरो, वन उठाया तो इसका जीरो उठाएंगे, अब जीरो उठाया तो इसी का जीरो उठाएंगे, तो ऐसे करते करते ये कंप्यूट किया गया पूरा। तो ये हो गया चूज फंक्शन। अब KT256 क्या था, वो भी हमने देखा था, वो बताया ना, जैसे पहले 64 प्राइम नंबर्स का क्यूब रूट करके जो फ्रैक्शनल पार्ट लेते होते हैं, तो इसके अंदर के हमारा वही है। और WT भी हमने देख लिया था, कि जो अभी हमने मतलब इतना टाइम से WT समझा। तो T1 इन सब का बस एडिशन है। तो अब जैसे कोई फंक्शन देख लेते हैं, जैसे H की वैल्यू ये है, सिग्मा वन ऑफ ई की वैल्यू ये आई है, के नॉट की वैल्यू ये आई है टी इज इक्वल टू जीरो के केस में, और डब्ल्यू नोट की वैल्यू ये है। तो अब जब हम इसको एडिशन करेंगे सबका, तो इनको फाइनली ऐड करके हमारे T1 की वैल्यू ये आ जाती है। अब हम T2 समझते हैं क्या है। हाँ, तो T2 हमारा ये फंक्शन है, सिग्मा नॉट ऑफ ए प्लस ये होता है मेजोरिटी फंक्शन ए बी सी, ओके। तो सिग्मा वन की सिमिलर ही होता है सिग्मा नॉट फंक्शन, देख लेते हैं क्या है। बस सिग्मा नॉट फंक्शन ये है कि हम टू आगे शिफ्ट करेंगे, 13 आगे शिफ्ट करेंगे, 22 आगे शिफ्ट करेंगे, फिर हम टू के बाद 32 से मॉडुलो एडिशन कर लेंगे। तो ये तो बस यही है, और इसके अंदर हम ए इनपुट डालते होते हैं। और अब हम देखते हैं मेजोरिटी ऑफ एबीसी फंक्शन क्या है। तो मेजोरिटी ऑफ एबीसी फंक्शन भी काफी सिंपल फंक्शन है। जैसे हम तीनों को एबीसी को रखेंगे, और एक एक हम बिट कंपेयर करेंगे। अब इसमें मेजोरिटी रहेंगे, जैसे पहला बिट जीरो वन जीरो, तो मेजोरिटी जीरो की है, तो हमारा आंसर, तो जो हमारे फंक्शन की वैल्यू होगी वो भी पहला बिट जीरो होगा। वन जीरो जीरो में मेजोरिटी जीरो की है तो जीरो होगा। थर्ड में वन वन वन, तो मेजोरिटी वन की है तो वन होगा। तो बेसिकली बस ये हमारा फिर आउटपुट आ जाएगा मेजोरिटी फंक्शन का। बस अब हम T2 के सेक वन आउट को लिखेंगे, मेजोरिटी फंक्शन को लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। सिंपल है अभी तक। हाँ, तो ये जो मेन सबसे खतरनाक स्टेप्स है, ये वाले लोग के, वो दोनों हो चुके हैं खत्म। हाँ, और अब हमारा अगला ही काफी सिंपल सा है। इसका मतलब ये जा रहा है कि हम जो हमारी वैल्यू है वो आगे से आगे पास करते रहे हैं। जैसे हम हमारे जी की वैल्यू एच में पास कर रहे हैं, हमारे एफ की वैल्यू जी में पास कर रहे हैं, ई की वैल्यू एफ में पास कर रहे हैं, और ई में क्या होता है, डी प्लस टी वन वैल्यू हम पास करते हैं। और ऐसे करते करते ये बस वैल्यू इनिशियलाइजिंग आता, कि हम आगे आगे जब जाएंगे, तो फिर ये हम वैल्यू पास ऑन करते जाएंगे। और जब हमारा पूरा लूप एंड हो जाएगा, तो फिर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच में फाइनल वैल्यू रहेगी। फिर हमने हम टी इज इक्वल टू जीरो के लिए अपने ये लूप चला के देख लिया। तो अब हम बाकी 64 वैल्यूज के लिए लूप होगा। तो बाद में फिर एंडिंग पे हमारे पास ए बी सी डी एफ जी एच की एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो हाँ, तब जैसे हमने देखा कि जो हमने इनपुट डाला था, उसके 64 टाइम्स ये लूप कंप्यूट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। हाँ, तो फिर अब हम देखेंगे क्या होगा। तो अब जैसे ये एक बार लूप चला, अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि हम 512 बिट्स के चंक में करते हैं डाटा स्टोर। तो अब जैसे मेरे पास तो एक ही चंक था 512 बिट्स का, तो मेरे पास एक ही बार चलेगा, और मेरी ये फाइनल वैल्यूज होगी, ठीक है। और हाँ, लेकिन अगर मेरे पास जैसे दो होती, तीन वैल्यूज होती, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एच जो हमने स्टार्टिंग में एकदम इनिशियलाइज किया था ना, जिसको हमने रूट्स की वैल्यू के साथ, उसमें हम ये स्टोर करते रहते हैं। जैसे कि एच जीरो तो हमने देखा ही था कि वो इसके वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं, आठ जो हमने स्टार्टिंग में स्टोर की थी, उसके अंदर हम एबीसीडी को ऐड कर देंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव के लिए। और फिर
हर चंक के लिए ये ऐड होता जाएगा। तो उन केस में हमारी फाइनल वैल्यू जो होगा वो एच वाला पैरामीटर हमें दे रहा होगा। ठीक है। और फिर ये सब वैल्यू निकालने के बाद अगर हमारे पास ज्यादा होंगी एन की वैल्यू तो फिर उन सब के लिए भी हर बार एच निकालने के बाद हम फाइनली क्या करेंगे, हम अपने एच को कंप्यूट कर देंगे। कंप्यूट मतलब साथ में बस अ, ये पैरेलल का मतलब बस ये है कि हमने साथ साथ में रखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ। तो जैसे हमारी एच जीरो की वैल्यू आ गई, एच वन की वैल्यू हो गई, एच टू की वैल्यू आ गई, ऐसे करते करते हम सबको साथ में रखेंगे। और क्योंकि ये 32 बिट्स का है एक रो, और हमारी पूरी रो कितने की बिट्स की है, 16 बिट्स की है, 16 सॉरी, और हमारे पास टोटल 8 रोज हैं। तो 32 बिट्स की एक रो है और टोटल 8 रो है। तो हमारे पास एक 256 बिट्स नंबर आ चुका है। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। कैसे होगा, मतलब ये बाइनरी में है, जब हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा नंबर। तो ये होता है। तो जो वो शार 256 में 256 था, वो इसका मतलब यही होता है कि हमारा जो एक फाइनल आंसर आता होता है वो एक 256 बिट्स का होता है। लेकिन और क्योंकि हेक्साडेसिमल की एक करेक्टर जो होता है वो 4 बिट्स कवर करता है, तो इसलिए हमारे पास एक 64 करेक्टर का हेक्साडेसिमल आता होता है। तो ये है हमारी पूरी वैल्यू। तो फिर अब हमारा फर्स्ट हाफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है कोड का। तो ये रहा जिसके अंदर हमने सारा SHA-256 फंक्शन समझा कि वो कैसे इनपुट लेता होता है और उसे फाइनली कैसे एक हैश में कन्वर्ट करता होता है। तो वो हम समझेंगे अब इसका नेक्स्ट हाफ, जो कि है कोड वाला सारा पार्ट, जिसमें हम सारे इस SHA-256 फंक्शन को हमारे सी प्लस प्लस के कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। और क्योंकि मेरा एक ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम है, तो एक इंटरैक्टिव सिस्टम भी होगा जिसपे हम वोट करेंगे। तो एक वो वाला पार्ट होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कोड। हाँ, तो जैसे बताना है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है SHA-256 एल्गोरिथम। सेकंड पार्ट है जो इंटरैक्टिव पार्ट होगा वोटिंग के लिए। तो हाँ, तभी हमारा मेन सबसे पहले शुरू हो जाता है डिफाइनिंग वेरिएबल्स एंड फंक्शन अंडर द नेम स्पेस SHA-256। तो हाँ, जैसे हम सी प्लस प्लस का बेसिक कोड यूज करते हैं, तो फिर हम एक स्टैंडर्ड एसटीडी करके हम एक नेम स्पेस होता है वो सब यूज करते होते हैं। उसका मतलब नेम स्पेस का मतलब यही हो रहता है कि जैसे हम उस नेम स्पेस के अंदर अंदर जो भी हमारे फंक्शंस और वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं वो उसके स्पेसिफिक हैं। जैसे हम लिखते होते हैं एस टी डी कॉलन कॉलन सी आउट। तो इसका मतलब है जो सी आउट का वो मीनिंग यूज करना है जो एस टी डी के अंदर डिफाइंड है। तो इस फंक्शन में मैंने अपना एक अलग से नेम स्पेस डिफाइन कर दिया SHA-256 करके। तो फिर अब इससे क्या है, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। अब जैसे मैंने इसके अंदर हैशर क्लास यूज कर रखी है, तो फिर अगर जब भी मैं हैशर क्लास यूज करना चाहूंगा तो फिर मैं SHA-256 का नेम स्पेस यूज करके करूंगा। तो फिर अगर मेरी कहीं और हैशर क्लास बनी होगी तो फिर वो उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो गई। तो नेम स्पेस डिफाइन करने का हमारा ये मेन था। ठीक है। तो अब मैंने एक सबसे पहले कॉन्स्ट अनसाइंड इंट SHA-256 ब्लॉक से डिफाइन कर रखा है जिसकी वैल्यू 32 डाल दी। इसका मतलब ये है कि वो 32 बिट्स का एक रो होता है। और अनसाइंड का मतलब ये होता है, अनसाइंड ये है कि मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरी इंटीजर वैल्यू है उसका साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो डबल साइन नहीं लेगा, वो नेगेटिव नहीं जा सकता। अनसाइंड का मतलब बस यही है बताना। तो ये लगाना वैसे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जाके हम आगे जाके देखेंगे जो फिर हम वो टू मॉडल करते थे टू से या टू की बात 32 से, वो काफी इजी हो जाती है क्योंकि फिर उसमें हमारे नंबर्स नेगेटिव नहीं जा सकते। तो सी प्लस प्लस का कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसे उन वे में कैलकुलेट करता है। तो मैंने इस अभी अभी ये वाले नेम स्पेस में तो मैंने सभी डिफाइन करी है, क्या मैंने मेथड्स और वेरिएबल्स लिए हैं। तो जैसे मैंने पब्लिक में अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा हुआ है जिसको आगे जाकर मैं अंदर अपडेट करूंगा क्या है वो। हमारे पास अपडेट के दो फंक्शन है जिसमें मैंने अपडेट फंक्शन की ओवरलोडिंग करी हुई है, उनमें अलग अलग इनपुट डाल के। जिसमें पहले मैं इनपुट फंक्शन डालूंगा, इनपुट मैंने डाला हुआ है। और दूसरा अपडेट फंक्शन जो उस इनपुट को कैरेक्टर के एरे में जो स्टोर करेगा, जो कि एक स्ट्रिंग ही है। और उसके ऊपर फिर सारी कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा। और एक फाइनल फंक्शन होगा जो हमारा फाइनल में बताया था ना कि जैसे सारी कंप्यूटेशन करने के बाद एंडिंग में हम अपनी लेंथ डालते होते हैं हमारे कोड में, और उसको फिर एक फाइनल बार कंप्यूट करते होते हैं। तो वो हमारा फाइनल फंक्शन करेगा। तो प्राइवेट पे हमारे कुछ कुछ जैसे SHA-256 के करके करा हुआ है। तो इसके अंदर जो वो के वैल्यूज है वो 64 वैल्यूज मैंने बताई थी कि जो टू की पावर नहीं, मतलब पहले 64 प्राइम नंबर्स का क्यूब रूट लेके जो फ्रैक्शनल पार्ट लेके उनका जो हेक्साडेसिमल कोड लिया था। तो इस सारे के अंदर मैं सबसे पहले वो सब स्टोर करा रहा हूँ। और ट्रांसफर फंक्शन, हाँ, ट्रांसफर फंक्शन ही मेरा फेन फंक्शन है जिसके अंदर मैं सारी की सारी कंप्यूटेशन परफॉर्म करूंगा। और इनिट फंक्शन मैंने डिफाइन करा
कि जब मैं अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो वो हमारे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और कंस्ट्रक्टर पहले इनिशियल फंक्शन को कॉल करेगा जो कि मेरे वो 8 वैल्यूज को असाइन कर देगा ऑटोमेटिकली। और ये अनसाइंड इंट एम स्टेट करके मैंने कैरे बनाया हुआ है। एम स्टेट एक 8 साइज कैरे बना हुआ है जिसके अंदर मैं मतलब फाइनली मेरा जो आंसर है वो 8 इंट इंटीजर वैल्यूज का ही आ रहा है ना, कि जैसे एक इंटीजर जैसे कि 4 बाइट्स कवर करता है, और 4 बाइट्स कितने होते हैं, 32 बिट्स ना। तो 32 बिट्स, तो और जैसे मैंने देखा कि हमारी एक रो बनती होती है जो फाइनल कंप्यूटर के भी आती होती है, यानी एच की वैल्यू होती है वो एक रो होती है वो 32 बिट्स की होती है, यानी वो एक पूरी की पूरी इंटीजर वैल्यू में स्टोर हो सकता है। और वो टोटल 8 थी। तो एम स्टेट के अंदर जो मैं मेरी फाइनल 8 वैल्यूज आ रही होंगी ना उनको स्टोर करवा रहा हूँ। और एम बाइट काउंट क्या है, एम बाइट काउंट से मैं अपनी इनिशियल जो एरे इनपुट लिया मैंने उसकी मैं हर एक बिट को काउंट करके उसकी टोटल लेंथ काउंट करूंगा, जिसको मैं अपने मैसेज के एंड में डाल सकूंगा। तो मेरा का एम बाइट काउंट वहां काम आएगा मेरा काफी ज्यादा। और अगला है मेरा एम बफर कैरेक्टर ऑफ 64। तो जैसे मैंने बताया था कि एक कैरेक्टर जैसे कि एक बाइट का होता है हमें पता है, और एक बाइट में 4 बिट्स होते हैं। तो 64 बिट 64 इंटू 4 बिट्स मेरे पास, यानी कि 256 बिट्स एक बार में क्रिएट हो जाएंगी। तो उसका एक एम बफर है। तो फिर जब मैं अपने फंक्शन में ना 256 करवा करवा के अपने इनपुट भेजता रहूंगा, एक बार में हम अपने इनपुट नहीं भेजेंगे। तो इसलिए मैंने ये एम बफर रखा हुआ है, तभी ये नाम इसका बफर है। और बूलियन फाइनलाइज्ड, ये एक बूलियन वैल्यू स्टोर करवाई है वो चेक करवाने के लिए कि हमारा इनपुट हो चुका है कि है टोटल कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। तो फिर अभी हाँ ये इसलिए है। और स्ट्रिंग SHA-256 फंक्शन है, मतलब बेसिकली इसी फंक्शन में हम अपना इनपुट मतलब कहीं और से मैं जब कॉल करूंगा तो मैं SHA-256 को कॉल करूंगा और उसमें मैं अपना इनपुट दूंगा, और फिर वो सारे सारे आगे जाके इनपुट देंगे। तो मेरी बेसिक फ्लो मेरा कैसे रहेगा कि जैसे अब मेरा वोटिंग सिस्टम है, जब मैं एक नया वोटर ऐड करना चाहूंगा तो मैं SHA-256 फंक्शन को कॉल करूंगा, वो अपने इनपुट देगा। और इनपुट में वो क्या करेगा, सबसे पहले एक हैशर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो हैशर क्लास का जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो हैशर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। हैशर कंस्ट्रक्टर में मेरा इनिट फंक्शन होगा, इनिट फंक्शन कॉल करेगा, वो असाइन करेगा वैल्यूज। और फिर SHA-256 फंक्शन के अंदर मैंने कोड लिखा होगा कि जो कि ट्रांसफॉर्म को कॉल करेगा। ट्रांसफॉर्म फंक्शन में सारी की सारी कॉम्पिटिशन हो जाएंगी, और फिर वो फाइनल फंक्शन को कॉल करेगा। और फाइनल फंक्शन ए लास्ट में अपनी लेंथ डाल के उसको फाइनली कंप्यूट करके हमको एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो हमारे पास फाइनली हमारा जो आउटपुट होगा जो हमने देखा था वो आ जाएगा। तो ये सब नेम स्पेस SHA-256 में हमने स्टोर कर रखे हैं। तो भी हम आगे आके देखते हैं कि ये कैसे लेते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि तो जैसे मैंने अभी आप तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि SHA-256 फंक्शन में सबसे पहले हैशर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर उसके अंदर मैं अपडेट फंक्शन का कॉल करवा रहा हूँ जिसमें मैं इनपुट अपना दे डालूंगा। और फिर मैंने फाइनली हैशर डॉट फाइनल से जो हमारा इनपुट आएगा वो रिटर्न करवा दिया। तो इससे आ जाएगा, तो लिखा हुआ कॉल टू SHA-256 फंक्शन इज मेड व्हाइल गिविंग आवर इनपुट बेसिकली है। हाँ, तो अब ये देखो ये हमारे हैशर क्लास के हैशर कंस्ट्रक्टर में हमने इनिट फंक्शन को कॉल किया हुआ है। और वो इनिट फंक्शन क्या करेगा, जो मैंने एक्चुअली हमारा जो बेसिकली एच था स्टार्टिंग में उसको इनिशियलाइज कर रहा है। तो ये वो सब हेक्साडेसिमल वैल्यूज लिखेंगे। अब आप देखोगे हेक्साडेसिमल वैल्यू में जब मैं कोड में देख रहा हूँ तो स्टार्टिंग में 0x लगा रहा हूँ। ये इसका मतलब ये है कि हाँ मतलब C++ में या कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन 0x से ही होती है, उसके बाद हम अपना लिखते हैं नंबर। और इसके अंदर एम बाइट काउंट को पहले हम 0 इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, और एम फाइनलाइज को मैं फॉल्स एक बार करवा रहा हूँ कि मतलब स्टार्टिंग में नहीं हुआ हमारा कोड फाइनलाइज। तो भी जैसे मैंने देखा था कि हमारा जो ये वाला फंक्शन है बाद में हैशर क्लास का अपडेट फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें अपना इनपुट देगा। तो अपडेट क्या कर रहा है, अपडेट में हम देख रहे हैं वो दूसरे अपडेट फंक्शन को कॉल कर रहा है। और इसके अंदर ये हमने कोड लिखा हुआ है, तो इसके अंदर रीइंटरप्रेट कास्ट करके यूज हो रहा है। तो ये मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, इसका मतलब बस यही है। रीइंटरप्रेट कास्ट कास्ट से हम अपने कंपाइलर को ये बता रहे होते हैं कि जैसे मैं अपना जब इनपुट दे रहा हूँ तो एक मुझे पता है कि वो साइन करेक्टर होगा, ठीक है। लेकिन हम मैंने इसको क्या बोला, रीइंटरप्रेट कास्ट कॉस अनसाइंड करेक्टर। तो मतलब मैंने उसको मतलब इसका मतलब बेसिकली ये है कि जैसे मैं अपने कंपाइलर को कह रहा हूँ कि भाई तू ट्रस्ट कर मुझ पे कि मैं तेरे को एक अनसाइंड वैल्यू दूंगा। मतलब जो भी हमारे फंक्शन होगा ना तो उसे एक अनसाइंड कैरेक्टर की तरह ट्रीट करके यूज करना। इसका मतलब
तो अब कंपाइलर क्या होगा, पहले जो वो साइन कैरेक्टर उसे मानता था, अब सारी की सारी कैलकुलेशन उसे अनसाइंड कैरेक्टर मानते हुए करेगा। और वही मैं चाहता हूँ हमारे हैशिंग एल्गोरिदम के लिए। तो इसके अंदर बस मैंने इनपुट की डॉट सी एस टी आर फंक्शन से मैंने उसकी स्टार्टिंग वैल्यू दे दी, जिसके अंदर बस ये एडिशन रहता है डॉट बिगिन फंक्शन से कि इसमें एक एंडिंग में नल कैरेक्टर ऐड हो जाता है। और इनपुट डॉट लाइन से तो मैंने उसकी लेंथ पास करवा दी। तो वही हो गई। हाँ, तो अब अपडेट फंक्शन में आने के बाद वो सबसे पहले क्या चेक होगा कि इफ एम फाइनलाइज, अगर ये ट्रू होगा तो ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा कि मतलब अगर हमारा टोटल कंपटीशन हो गया, फाइनल हो चुका है, तो एम फाइनलाइज ट्रू हो जाएगा। तो इसलिए वो अभी दोबारा अपडेट होगा ही नहीं। तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि मतलब अगर कोई हमारे वो ब्लॉक एक बार कंप्यूट होने के बाद उसको दोबारा कंप्यूट करना चाहता है, कुछ ऐसे हैकर वगैरह या कुछ भी है, मतलब वो दोबारा करना चाहते हैं, तो फिर इस कोड की वजह से वो कर ही नहीं पाएगा, वो तो रिटर्न कर देगा। लेकिन मैंने देखा था कि इनिट में हमने उसको इनिशियली फॉल्स किया था इनिशियलाइज, तो वो स्टार्टिंग में फॉल्स होगा तो हमारा अभी कंप्यूट होगा। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं हमारे एक लूप रन हुआ है। तो लूप रन में क्या हुआ, जिससे जो इनपुट हमारी लेंथ थी उसके बराबर होगा। तो इसमें देखो एम बफर पैरेंथेसिस में एम बाइट काउंट प्लस प्लस पर मॉडुलो 64 इज इक्वल टू इनपुट आई। तो इससे बस बेसिकली क्या होगा, जैसे प्लस प्लस से तो जैसे जैसे लूप चलेगा ना हमारा, ये एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो एम बफर के नए नए प्लेस में हमारा इनपुट स्टोर होगा। इनपुट आई क्या है, जैसे इनपुट हमारा स्ट्रिंग था, मतलब करेक्ट एरे ऑफ करेक्टर्स था, उसका एक एक इनपुट आ रहा है और हमारे एम बफर में इनिशियली लोड हो रहा है। और इससे मतलब क्या है, जैसे ये क्या होगा, जैसे ही हमारा 64 पहले 64 कैरेक्टर्स का बन जाएगा, हमारा एम बफर फिल हो जाएगा, तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और वो ट्रांसफॉर्म फंक्शन को कॉल करेगा। और फिर ट्रांसफॉर्म फंक्शन सारे उसके ऊपर कंपटीशन करेगा और फिर दोबारा से चलेगा। तो 64 से जब अगली बार एम बाइट काउंट 128 हो जाएगा, तो दोबारा से होगा। तो बेसिकली हमारा जो पूरा इनपुट है उसके अंदर 64 बाइट्स का चंक्स उठा रहा है और एक एक बार में सबको कंप्यूट करवा रहा है। तो एक मतलब धीरे धीरे सबको कंप्यूट करवा रहा है। तो ये अपडेट फंक्शन के अंदर जो लूप का काम है बस इतना है। हाँ, तो हमारा सबसे पहले अब हमारा मेन जो हमने इतनी कंपटीशन समझी थी वो ट्रांसफॉर्म फंक्शन में होगी। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने W64 का कैरी क्रिएट किया, जो मैंने वो हमने W फंक्शन देखा था ना, क्या जा रहा है, तो उसके पहले 64 तो यही है। अब आप देख सकते हो कि मैंने मतलब ऐसे ये क्या हो रखा है, तो ये बेसिकली ना ये दिस पार्ट एक्सप्लेन एनडीएनएस ये जैसे लिखा ही हुआ है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं एनडीएनएस होता क्या है, तो फिर ये पार्ट हमें अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो एनडीएनएस देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर store data in little endian format. However, network protocols and cryptographic standards like SHA-256 operate in big endian format. तो बस ये ना बाइट्स को स्टोर करवाने का फॉर्मेट होता है एनडीएनएस। जैसे लिखा हुआ है जैसे विंडोज और इंटेल जैसे कंप्यूटर में ना, मॉडर्न कंप्यूटर में ऐसे होता है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होती है ना, उसको हम एंडिंग पर स्टोर करवाते हैं हमारे पूरे जैसे जो भी हमारे पास स्पेस एलोकेटेड होगी। तो इसलिए वो लेटर एंडियन बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट होती है वो एंडिंग में स्टोर्ड है। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से क्या मतलब है, जैसे कि ये तो बेस 2 होता है ना, या फिर हेक्साडेसिमल बोले तो बेस 16 होता है। जैसे हमारा 512 एक नंबर है, तो उसको जब हम 10 बेस में लिखते होते हैं, हम लिखते होते हैं 5 इंटू 10। जैसे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। हाँ, तो जैसे 512 मेरा नंबर है, इसको मैं बेस 10 में कैसे लिखता होता हूँ, इसको मैं लिखता होता हूँ 5 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 0। तो हाँ, मतलब हाँ 2 इंटू 1 ही हो जाएगा 10 टू द 0। तो ऐसे लिखता होता हूँ। अब इसके अंदर हम सब जानते हैं कि जैसे इसके अंदर सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट है ना वो 5 है, क्योंकि वो 5 सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करता है और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है। तो 512 को जैसे हमें कंप्यूटर में सेव करना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 5 है उसको मैं एंडिंग पे स्टोर करूंगा या उसको मैं स्टार्टिंग पे स्टोर करूंगा। तो बस वो दो अलग अलग तरीके हैं। तो हमारे विंडोज में या जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स का होता है, उसमें लिटिल एंडियन फॉर्मेटिव होते हैं, यानी कि जो 5 है वो एंडिंग वाले बाइट्स पे स्टोर होगा। लेकिन जो हमारे SHA-256 फंक्शन है और भी क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनके अंदर हम बिग एंडियन फॉर्मेट यूज करते हैं, जिसके अंदर हम जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को हम स्टार्टिंग में स्टोर करवाते हैं। तो हमें ये पार्ट ऑफ कोड सिर्फ इसलिए लिखा गया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर ये ऑपरेट कैसे कर रहा है कि जैसे हमने देखा है कि हम पहले 16 वैल्यूज के लिए हम करेंगे, क्योंकि हमने उसमें डायरेक्टली असाइन कराना होता है ब्लॉक्स से, ठीक है।
तो अब इसके अंदर लिखा हुआ है जैसे ब्लॉक ऑफ आई, मतलब ये 4 × i+0, ये मतलब एक बार में चार चार वैल्यूज उठाने के लिए, जैसे एक पहली चार उठाएगा, फिर अगले लूप में अगली चार वैल्यू उठाएगा, तो टोटल हमारी 64 वैल्यूज आ जाएंगी जो हमने हमारे ब्लॉक में थी, क्योंकि हमें एक बार में 64 कैरेक्टर्स पास करवा रहे थे ना। तो ये, तो जो हमने ये पहला लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये होता है। हम्म, तो जैसे अब ये जो ये बना हुआ है, जैसे ये होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। तो ये एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जो हमारी बाइट को है ना, एक बाइट को ये उठा के आठ जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा, जैसे इस केस में हमारा नंबर लिखा हुआ है 24, देखने का, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 24, तो उसको 24 बाइट्स उस साइड शिफ्ट कर, 24 बिट्स उस साइड शिफ्ट कर देगा। 24 बिट्स का मतलब 3 बाइट्स होता है। हाँ, तो अब जैसे आप देख सकते हो हमारा डब्ल्यू है जो है ना, वो एक इंटीजर है, और इंटीजर को टोटल 4 बाइट्स असाइन होती हैं। तो 4 बाइट्स में चार चार अलग अलग बाइट्स बनी हुई है ना, और हर एक कैरेक्टर एक बाइट कवर करता है। तो क्योंकि हमारे लैपटॉप में, हमारे जो भी ये सीपीयू मेमोरी में, वो सबसे जो छोटी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो लास्ट बाइट में स्टोर है। मैं चाहता हूँ उसको फर्स्ट बाइट में स्टोर है, तो मैं लास्ट बाइट को उठाऊंगा और उसको 24 बिट्स आगे शिफ्ट कर, राइट के लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दूंगा। तो ये हमारा पहला कोड ये कह रहा है। तो हमारा अगला कोड क्या है, हमारी जो दूसरा करेक्टर होगा उसको मैं उठाऊंगा और 16 बिट्स इधर शिफ्ट कर दूंगा, यानी 2 बाइट्स इधर शिफ्ट कर दूंगा। और इसका मतलब क्या है, एक बाइट इधर शिफ्ट कर दूंगा, और जो मेरा फर्स्ट डिजिट होगा उसको मैं वहीं पड़ा रहने दूंगा। तो फिर अब मेरा प्रॉपर जो मतलब लिटिल एंडियन से बिग एंडियन हो जाएगा। और ये जो बीच में सिंगल ऐसे लगा हुआ है, ये बेसिकली एंड और ऑपरेटर है, बिटवाइज और ऑपरेटर है। जैसे जो हमारा डबल होता है, बेसिकली जैसे अब जब ऐसे डबल ये डाल देते हैं, तो इसका मतलब लॉजिकल और होता है कि मतलब या तो ये वैल्यू या तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगा, तो हमारा होगा कंप्यूट। ये सिंगल का मतलब होता है बिटवाइज और। तो बिटवाइज और में क्या रहता है, जैसे हमारे दोनों जैसे बिट बाइनरी के ऊपर ऑपरेशन चलते हैं, जैसे 1 और 0 करूं अगर मैं, तो इसका आंसर हमारा 1 आएगा। 1 और 1 का आंसर 1 आएगा, 0 और 0 का आंसर हमेशा 0 आता होता है। तो इसके अंदर हम ये लगाया है। और इसके अंदर ये ना जैसे 4 बिट्स हैं, 4 बाइट्स हैं हमारे पास, और चार ही करेक्टर हैं, तो हर एक करेक्टर को एक एक बाइट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये बिट वाइज हो रहा है, बेसिकली इन सबको पेस्ट करने का फंक्शन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू ओवरलैप नहीं करेगी। अगर कोई वैल्यू ओवरलैप कर रही होती तो फिर हमारा बिटवाइज और काम करता है, क्योंकि लेकिन यहाँ पे हर किसी के पास एक यूनिक बाइट है स्टोर्ड। तो बस हम उसको फंक्शन पूरे को एक सिंगल इंटीजर में स्टोर करवा रहे हैं, ये करवा के। तो इसका मतलब यही है। तो ये लूप का सिर्फ इतना सा पार्ट है। अब बाकी जो मेन हमारा कोड स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे तो हमने पहले 16 वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। अब जो हम अगली 16 से 63 तक जो कॉम्पिटिशन करते होते हैं, वो हमारे इस लूप में होगा। तो अभी अब जैसे मैं इरेज कर देता हूँ ये सब। हम्म, हाँ। तो अब जैसे कि हमने देखा ये वाला जो लूप होगा, इसके अंदर हमने देखा था जैसे 16 to 63 लेके जो डब्ल्यू की वैल्यूज होती हैं, वो हमारे पहले जो 16 हमने इनिशियलाइज कर रखे हैं डब्ल्यू, उन्हीं से कैलकुलेट होती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे WI-15 हमने उठाया, और इसके अंदर हमने इधर देख लो, जैसे ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर था, ये हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो अब बेसिकली ये क्या हो रहा है, जैसे हमने जो हमारा ROTR फंक्शन पढ़ा था ना, जिसमें हम 7 रोटेट कर रहे होते हैं हमारा सबसे पहले, ये बेसिकली उसको लिखा हुआ है C++ के लैंग्वेज में। तो हम इसका लॉजिक समझ लेते हैं वो कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे कि हमने हर एक बिट को 7 राइट शिफ्ट करना है। तो ये बोलने में आसान है, मतलब ऐसे बोलना। तो लेकिन जब हम इसको कोड लिखना होता है, तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं कि जैसे हम अपने हर एक बाइट को क्या करेंगे, हम राइट 7 शिफ्ट कर देंगे। और वो राइट 7 शिफ्ट करने से क्या होता है, जो हमारे जैसे ये ब्लॉक है उसके अंदर जो इधर के 7 बचे हुए हैं, यहाँ पे 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली अपने को 7 इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये इधर पार्ट सारा ब्लैंक हो जाएगा। तो फिर इधर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर 0 कर देते हैं। ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम WI-15 को हम राइट लेफ्ट 25 शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा जो एक और ही वही सेम नंबर होगा, हम उसे 25 इधर शिफ्ट करेंगे। तो फिर आप देख सकते हो 25 और 7 क्योंकि 32 होते हैं, तो एक वो पूरा 32 का ब्लॉक बन जाएगा। तो अब हम जैसे हमारा जो पहला इधर 7 शिफ्टेड है,
और इधर 25 शिफ्टेड है। उन दोनों को पेस्ट कर देंगे साथ में, क्योंकि इस बार भी हम देख सकते हैं क्योंकि सब यूनिक पे हैं, तो और बिट वाइज और ऑपरेटर उन दोनों को साथ में पेस्ट कर देगा, और हमारे पास एक 32 बाइट का जो नंबर आएगा फाइनली, वो 7 इधर शिफ्टेड होगा। अब वहां से लॉजिकली सोच सकते हैं ये, मैं आपको बना के भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये हमारा 32 बिट्स होंगे जैसे मेमोरी में, ऐसे कर करके बहुत सारे होंगे। तो उसके अंदर जैसे हमने अपना डब्ल्यू, ठीक है, ऐसे कर करके बहुत सारे होंगे। तो भी हमने अपने डब्ल्यू वाले नंबर को लिया, और क्योंकि वो एक इंटीजर है तो वो 32 बिट्स ही कवर करेगा। तो जैसे मैंने उसका पहला बिट होगा, मैंने उसको ऐसे 7 आगे शिफ्ट कर दिया। जैसे उसका पहला बिट जैसे मैंने ज्यूम कर लिया वो 1 था। तो अब जो 7 राइट शिफ्टेड है वो इस जगह पे है। और अब जो मेरा एक वही सेम नंबर को जब मैं यहाँ पर था वो, उसको मैं 25 इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो उसके जो एंडिंग वाले डिजिट्स होंगे वो यहाँ तक आ रहे होंगे, है ना। तो फिर अब जो ये हमारा स्टार्टिंग में था यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, जो हमारी पूरी 4 बाइट्स कवर हो रही थी, उसके अंदर जो हमारा फंक्शन नंबर होगा, वो आप सोच सकते हो जब वो पूरा 27 इधर शिफ्ट हो गया होगा, तो हमने बस उसको ये लिखा हुआ है कोड में। तो हाँ, तो इसका मतलब बस ये है। तो अब हमने जैसे देखना था, पहले सबसे पहले पहले 7 राइट की तरफ रोटेट करना था। अब अगले फंक्शन में 18 उसको राइट की तरफ रोटेट कर दिया। अब थर्ड फंक्शन में अब थर्ड पार्ट में हमने उसे थर्ड राइट की तरफ रोटेट कर दिया। अब हमने देखा था कि हमें उस तीनों का जब एडिशन करना होता है, तब उसको टू मॉड्यूल एडिशन करते होते हैं मॉड्यूल, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे ये फंक्शन नंबर लगा हुआ है, ये होता है बिटवाइज XOR फंक्शन। तो अब हम बिटवाइज XOR फंक्शन भी समझ लेते हैं क्या होता है। तो बिटवाइज और फंक्शन बहुत इजी है, मतलब ये है कि जैसे अगर हमारे जो दोनों बाइट्स होंगे ना वो डिफरेंट हो गए, तो हमारा आंसर 1 आएगा। और अगर हमारे दोनों बाइट सेम होंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। जैसे 1 और 0 अलग, सॉरी, ये और फंक्शन बना दिया, ये नहीं। जैसे 1 और 0 कर दिया मैंने, तो हमारा इसका आंसर आएगा 1। लेकिन अगर 1 और 1 है तो हमारा आंसर आएगा 0 है, 0 और 1 है तो हमारा आंसर तो भी 0 आएगा। तो इसका बस बेसिकली ये मतलब है। और अभी हाँ, तो भाई हम ध्यान से लॉजिकली सोचे ना, तो ये दोनों को पेश करने में ऐसे काम आएगा। तो ये फंक्शन टू मॉडुलस ही कर रहा है बेसिकली। कैसे? जैसे हमारा पहला बेटा अगर एज्यूम करें 1 है, अगला 0 है, नीचे वाला 1 है, तो वन 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 और 1 करेंगे तो आंसर भी 1 आ जाएगा, और नीचे वाला भी 1 है, तो 1 और 1 करेंगे तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो जो हम बेसिकली मॉड्यूलर 2 से करेंगे, 1 + 0 + 1 2, 2 मॉड्यूलर 2 is 0, तो हमारा बस वही आंसर आ जाएगा ना। तो हमारा जो सिग्मा नॉट फंक्शन था, वो हमारा ये प्रॉपर फंक्शन बना हुआ है। तो वैसे ही सिमिलरली हमारा सिग्मा वन फंक्शन है, जिसमें हमने 17 इधर शिफ्ट किया, 19 इधर शिफ्ट किया, 10 इधर शिफ्ट किया, 0 किया, और फिर उन्हें मॉड्यूलेशन 2 से ऐड किया। तो हमारा बस डब्ल्यू आई जो है वो ऐसे कंप्यूट हो जाएगा। तो हमारे 16 से लेकर 63 तक का जो हमने कोड लिखा हुआ था वो सारा, वो इधर हम देख सकते हैं, हम इधर से कंप्यूट हो जाएगा। ये लूप सब चलेगा। तो हमारा बस ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन में था। हाँ, तो ये हमने समझ लिया। हाँ, तो वो हमारा ट्रांसफॉर्म फंक्शन हो गया। अब हम देखा था कि SHA-256 फंक्शन में ट्रांसफॉर्म को कॉल करने के बाद हमने फाइनल फंक्शन को कॉल किया था। अब फाइनल फंक्शन कॉल क्या करेगा? हाँ, तो जब हमने एम फाइनलाइज जैसे हमारा देखा था, अभी तक हमारा फॉल्स था, तो फॉल्स होने की वजह से ये ट्रू हो जाएगा। तो अब फाइनली वो कॉल हो चुका है, तो हमने उसको ट्रू कर दिया ताकि अब अगली बार वो कॉल ना हो सके, क्योंकि अब ये ट्रू हो चुका है तो अगली बार ये दोबारा कॉल होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये एंट्री नहीं करेगा इस कोड के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो अब हम क्या करें, एम फाइनल में हमने ये सारे कंप्यूटेशन कर लिया हमारे डाटा के ऊपर। अब हमें फाइनल में क्या करते हैं, उसके अंदर पैडिंग करनी है, जो हमें लास्ट में जो हमारे बिट्स बच चुके थे ना, जो हमारी एक्स्ट्रा रो एक बच चुकी थी, अब हम हमें उसे सबको कंप्यूट करना है। और एंडिंग में हमने अपनी लेंथ को बाइनरी में लिख डालना है, और फिर हम एक फाइनल वैल्यूज को कंप्यूट करेंगे। तो हम वो यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे एम बफर हमने एंडिंग में इसको ये वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। एम बाइट काउंट से जो भी हमारी वो लास्ट ऑड रो होगी, उसके लास्ट में हमने ये वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी, 0x80। अब ये उसके हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 128 नंबर है। तो हम 128 नंबर को जैसे हम जब बाइनरी में देखेंगे, तो वो होता है 1 फॉलोड बाय 7 zeros। तो वो टोटल 1 बाइट कवर कर रहा होगा। अब ये SHA-256 का एक रूल होता है कि हमें इसको ऐसे नहीं लिखना होता है,
अब ये थोड़ा लॉजिकल भी है, जैसे हमने वन लिखा, इस क्यों लिखा हमने वन? अब देखो जैसे अगर हम जीरो लिख देते कि हम एंडिंग में सभी पैडिंग हम जीरो से ही कर देते हैं, तो फिर ये हो सकता था कि जीरो से ना हमारी एंड ऑफ आउट लेंथ सिग्निफिकेंट नहीं होती, मतलब हमें पता नहीं चलता कि अब हमारा हो चुका है, और फिर मैं खुद की तरफ से भी और जीरो डाल सकता था, या कोई और पर्सन आके उसके अंदर और नंबर ऑफ जीरो डाल देता, तो हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि सारे मैसेजेस में जीरो है। तो लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में वन लिख के हमारी बाकी के जीरो ऐड करना शुरू होंगे, तो फिर एक वो हमें इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ से हमारी पैडिंग शुरू हुई है। तो हाँ, तो इसका मतलब ये बस ये है कि वहाँ पे हम लास्ट में ये डाल रहे हैं। और ये एम बाइट काउंट 64 ग्रेटर देन 55 से ये मतलब है कि अगर जो हमारा जो ऑड रो बची है, अगर उसके अंदर एक बाइट रखने की जगह ही नहीं बची, तो फिर हम क्या करेंगे, बेसिकली हम दोबारा उस सबको ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि जो हमारे लिए फ्री स्पेस खाली हो जाए, और फिर हम बाद में उसको डाल सकें। तो इसका मतलब बस यही है। तो अनसेंड लॉन्ग लॉन्ग बिट लेंथ से ये हो रही है, जैसे हमारा एम बाइट काउंट हमने बताया था कि ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स शो करा रहा है हमारे इनपुट में कितने हैं, और क्योंकि एक कैरेक्टर 8 बिट्स कवर करता है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बिट लेंथ में आ जाएगा कि हमारे इनपुट की कितनी बिट्स कवर कर रहे हैं हमारे में। और ये काफी बड़ा बड़ा नंबर हो सकते हैं, इसलिए हमने इसे लॉन्ग लॉन्ग में कर दिया स्टोर। तो अब हमारे जो लास्ट लूप चल रहा है ये बेसिकली हमारे जो बफर था जिसमें हम अपना नंबर स्टोर करवा रहे हैं, उसके अंदर लास्ट में हमारी लेंथ डाल रहे हैं। अब एक ऐसा डाल रहे हैं, देख लेते हैं। जैसे एम बफर 63 माइनस आई, 63 माइनस आई का मतलब क्या है, हम पीछे से डालना शुरू कर रहे हैं। जैसे हमारा पूरा इनपुट जो रेडी हो चुका था फाइनलाइज होके, उसके अंदर हमने लास्ट में जो 64 बाइट्स कवर कर रखी हैं, उस 64 बिट्स कवर कर रखे हैं यानी 8 बाइट्स, उसके अंदर हम अपनी लेंथ को डालना शुरू करेंगे। तो स्टैटिक कास्ट अनसेंड कैरेक्टर बिट लेंथ ही है, तो इसका स्टैटिक कास्ट का मतलब ये है कि हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे हमारा बिट लेंथ है वो तो लॉन्ग लॉन्ग है, लेकिन जब हम जिसमें हम इनपुट करवा रहे हैं एम बफर, वो तो एक अनसेंड कैरेक्टर है ना, तो बस हम उसको ये बता रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली वो कास्टिंग कर लेगा हमारा फंक्शन, और जो बिट लेंथ से जो हमारी लॉन्ग लॉन्ग वैल्यू है वो अनसेंड कैरेक्टर में ऑटोमेटिकली उस पे में लिखी जाएगी, मतलब उस पे में इनिशियलाइज हो जाएगा। और बिट लेंथ राइट शिफ्ट इक्वल टू 8 से क्या करवा रहे हैं हम, जो हमारा बिट लेंथ है ना उसको हम 8 इधर शिफ्ट करवा रहे हैं। तो वैसे बेसिकली मतलब इससे ये हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, जो मोस्ट ऊपर वाली स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। और तो इससे क्या हो रहा है, जैसे हमारा जो भी हमारे बिट लेंथ में होगा ना, हम उसमें 8 बिट्स लास्ट से शुरू करके 8 बिट्स उठा रहे हैं और उसको एम बफर में डाल रहे हैं। तो हमारा एक बार ये डलेगा और फिर हम आएंगे तो हम बिट लेंथ को राइट शिफ्ट कर देंगे इधर 8 तरफ, और तो फिर हम जो ये लास्ट दोबारा है तो लास्ट के हम फिर से 8 बिट्स उठाएंगे और फिर से उसमें डाल देंगे। तो ऐसे करते करते हम पूरे 8 बिट्स कर करके हम सार कर आ रहे हैं। और क्योंकि 64 बिट्स है हमारे पास और ये 8 बिट इधर शिफ्ट करा रहा है, और टोटल लूप भी 8 बार चलेगा, तो टोटल वो 64 हो जाएगा। हाँ, तो ये भी अभी हमने एंडिंग में इस कोड में हमने हमारे डाल दिया है, लास्ट में फाइनली वैल्यू हमारी लेंथ में हमने हमारी इनपुट में डाल दिया है। तो वो हम उसको फाइनली ट्रांसफॉर्म फंक्शन को कॉल करके हमारा फाइनल इनपुट निकलवा लेंगे। और फिर इससे क्या होगा, बस वो फाइनली रिटर्न कर देंगे हम अपनी स्ट्रिंग की वैल्यू। तो ये सारा फाइनल फंक्शन हो चुका है। तो हमारा जो SHA-256 फंक्शन का जो एल्गोरिथम हमने लिखा था सारा, वो सारा भी कंप्लीट हो चुका है, वो सारा हमने पढ़ लिया। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो हमारा सारा वो इंटरैक्टिव पार्ट का कोड होगा जो हमने लिखा है वोटिंग सिस्टम कंडक्ट करवाने के लिए, और भी मतलब यूजर से इंटरेक्शन करने के लिए उसके लिए कोड लिखा हो गया। हाँ, तो सबसे पहले यूटिलिटी फंक्शन में करंट टाइम स्टेप करके फंक्शन है। अब तो जब हम अपने ब्लॉकचेन में ना हर टाइप ऑफ डाटा स्टोर करवाते हैं कि जैसे हम किस कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं, किस टाइम पे वोट डाल रहे हैं, उस ब्लॉक के प्रीवियस हैश और ये सब तो हमने समझ लिया। तो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें फीड कर रहे होंगे, तो उसमें जो एक इन्फॉर्मेशन हम फीड कर रहे होंगे वो होगी करंट टाइम स्टेप की। तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे क्रोनोस हमने फंक्शन देखा ही हुआ है, क्रोनोस यूज होता है टाइम कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट से हम हमारे सिस्टम क्लॉक से यूज करेंगे प्रोनाउन, मतलब यहाँ से हम टाइम स्टार्ट बिगन हो रही है अब इंडिकेट करते हैं। और ये सब टाइम लिखा हुआ है हमने, मतलब ये क्रोनोस का बेसिकल पैटर्न होता है। और ये स्टेटमेंट लिखी गई है ताकि हम अभी हम जैसे सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हैं, और लेकिन जो ये लाइब्रेरी थी ये बेसिकली सी की लाइब्रेरी है, तो उसमें वो कंपेटेबिलिटी करने के लिए तो हम ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। और जैसे हमने टाइम एक पॉइंटर में स्टोर करवा दिया हमारा जो लोकल टाइम है उसे, और अगर वो नहीं स्टोर हुआ किसी रीजन से तो वो इनवैलिड टाइम शो कर देगा। और ये कैरेक्टर बफर बेसिकली यूज होता है क्योंकि
वैसे मॉडर्न C++, 17 में तो हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि अभी हम सी की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो फिर हमें ये लिखना पड़ रहा है। तो इससे बेसिकली ये यूज करते वक्त ना, जैसे हमारे ईयर को, मंथ्स को, डेट को सब ना स्टोर करवा सकते हैं, ताकि एक अच्छे से बाइफरकेशन हो जाए सब चीज़ों का। और फिर फाइनली ये सब लिखने के बाद हम उसको रिटर्न करवा देंगे। हाँ तो अभी हमारा करंट टाइम स्टेप का फंक्शन था, बस ये यहाँ खत्म हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं हमारे फंक्शन। तो अभी एक सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे वोट नेम से, जिसके अंदर हमारी वोटर आईडी और कैंडिडेट आईडी स्टोर होगी। और उसके बाद हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं ब्लॉक नेम से। हाँ, अभी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, काफी यूज होगा आगे जाके। तो इस ब्लॉक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम अपना इंडेक्स, एक इंट इंडेक्स करके वेरिएबल स्टोर करेंगे, जिसमें हम अपने ब्लॉक का इंडेक्स स्टोर करवा रहे होंगे कि कितना वे नंबर वाला ब्लॉक है ये। और स्ट्रिंग टाइम स्टैम्प में हम अपना करंट टाइम स्टैम्प नोट करवाएंगे उस ब्लॉक का। बेसिकली हर ब्लॉक की आइडेंटिटी ना इस स्ट्रक्चर ब्लॉक से ही होगी। और वोट, हमने जो पहले वाला स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्चर था उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। बेसिकली ये वो है। हाँ, तो प्रीवियस हैश करके हमने एक स्ट्रिंग बना ली, जिसमें हम उस ब्लॉक के प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर करवा देंगे। और हैश में हम अपने इस करंट ब्लॉक का हैश स्टोर करवा देंगे। और ये एनओएनसी अभी हमारे लिए काम का इतना नहीं है, क्योंकि एक्चुअल ब्लॉकचेन में जैसे हम रियल क्रिप्टो करेंसी हो रही होती है, जैसे बिटकॉइन के अंदर SHA-256 फंक्शन यूज हो रहा होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, एक हमें ना हर ब्लॉक को वैलिडेट करने के लिए एक प्रूफ ऑफ वर्क करना पड़ता है बिटकॉइन माइनर्स को। तो उसके लिए होता है ये फंक्शन। मतलब ये नॉर्म्स वैसे अभी इसलिए ऐड करा गया था कि अगर ये रियल सिस्टम में इसको इम्प्लीमेंट करें तो वहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क करने के लिए ये एक एज अ फ्लैग यूज किया हुआ है कि अगर इस पे है वर्क किया हुआ है तो फिर ये 1 हो जाएगा। नहीं तो इनिशियली हम अभी यहाँ पर तो वो सब कुछ करेंगे नहीं, तो हम पूरे कोड में नॉन्स की वैल्यू को हम 0 डाल देंगे। तो हाँ, तो कंस्ट्रक्टर को हमने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है। और एक हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करके एक नया कंस्ट्रक्टर बनाया, जिसमें हमने हमारी वैल्यू स्टोर की हुई है। तो जैसे ही मैं एक ब्लॉक का हमारा बनाऊंगा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर ये पैरामीटर्स पास करूंगा, तो उसके अंदर हमारी सबसे पहले आईडी स्टोर हो जाएगी। और वोट जो उसका डालूंगा वो स्टोर हो जाएगा। बेसिकली ये सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहा है, जैसे इंट आईडीएक्स में, इंडेक्स आईडीएक्स में स्टोर करवा देगा वो। टाइम स्टेप के अंदर जो वो करंट टाइम स्टेप फंक्शन को कॉल करेगा, और उस टाइम का जो टाइम चल रहा होगा वो स्टोर करवा देगा। वोट में उसका जो वी वाला इनपुट किया होगा मैं वो स्टोर कर देगा, और ये सब स्टोर हो जाएंगे बेसिकली। और नॉन्स में हमने देखा जैसे वो 0 स्टोर हो जाएगा। और हैश इज इक्वल टू कैलकुलेट हैश फंक्शन में कॉल करूंगा, जो नीचे हमने डिफाइन कर रखा है। तो हाँ, तो यहाँ कैलकुलेट हैश फंक्शन कॉल होगा। और कैलकुलेट हैश फंक्शन क्या है, हमारे वो SHA-256 नेम स्पेस का जो SHA-256 फंक्शन था उसको कॉल करेगा। और इनपुट में हमने रॉ डाटा दिया है। हाँ, और ये डाटा इनपुट हम कैसे कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम देख लेते हैं। तो ओ स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमने डिफाइन कर लिया। ये बेसिकली क्या है, जैसे मतलब स्ट्रिंग्स के अंदर वर्क करने के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी है, तो हमने उसको कॉल, उसकी मदद से हम सारा करवा रहे होंगे काम अपना यहाँ पे। तो ओएसएस में जैसे हमने क्या किया, हमने अपना इंडेक्स इनपुट करवा दिया। और फिर ये जैसे मैंने एक बार जो डाल दिया जो हमारा क्रिएट कर रहा होगा, जैसे इंडेक्स और टाइम स्पेस के बीच में बार होगा तो फिर पता लग जाएगा, मतलब आराम से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो पहले इंडेक्स आएगा, फिर ये बार, फिर हमने टाइम स्टेप करवा दिया। और वोट, जो स्ट्रक्चर के अंदर हमारी वोटर आईडी है वो स्टोर करवाएंगे, कैंडिडेट आईडी, प्रीवियस हैश, और जो नॉन्स का प्रूफ होगा था वो। तो हम रॉ डाटा में, मतलब हमारा जो इनपुट होगा वो डायरेक्टली जैसे हमने पहले आईडी रोड की इनपुट किया था, तो इस रिटर्न ओएसएस डॉट एससीआर से ये सब डाटा कंबाइन करके हमारे ये डाटा जाएगा बेसिकली। तो हम ये फीड करेंगे, तो हम ये इतना सब कुछ फीड करेंगे तो फिर हमारा फंक्शन काफी सिक्योर हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पे एक सिर्फ आईडी ही नहीं जा रही, जैसे सिर्फ वोटर आईडी नहीं जा रही है, कैंडिडेट आईडी नहीं जा रही, हमारा टाइम स्टेप भी जाएगा। तो हमारे हर एक ब्लॉक का एक और अलग डिफरेंशिएशन क्रिएट होगा, तो और मुश्किल होगा हमारे सिस्टम को हैक कर पाना। हाँ, तो हमारे जैसे बेसिकली जो स्ट्रक्चर ब्लॉक में ये सब हो रहा है। हाँ, तो फिर अभी हम एक ब्लॉकचेन करके क्लास बनाएंगे। तो एक हमने ब्लॉक, जैसे जो हमारा स्ट्रक्चर था ब्लॉक, उसको एक डाटा टाइप है ही, वो डाटा टाइप ही है। तो उसका उस डाटा टाइप का हमने एक चेन बना लिया। तो मतलब वही बेसिकली ब्लॉक्स की हमने चेन का वेक्टर बना लिया। तो जब भी हमें कोई नया चेन ब्लॉक ऐड करना होगा, तो हम चेन वेक्टर में हमारा ब्लॉक ऐड कर डालेंगे। हाँ, तो पब्लिक में हमारा जो कंस्ट्रक्टर है, तो बेसिक हाँ, तो अब हमें जब ब्लॉकचेन हम अपनी स्टार्ट करेंगे,
तो जो हमारा बिल्कुल फर्स्ट फर्स्ट ब्लॉक होगा उसके पीछे का तो कोई ब्लॉक है ही नहीं, तो उसके प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में कोई पीछे वाला ब्लॉक स्टोर हो नहीं सकता ना, और उस ब्लॉक को हम वो जेनेसिस ब्लॉक बोलेंगे। तो इसलिए हम उसके जो प्रीवियस हैशेस है हम डिफॉल्ट जीरो डालेंगे, और वो फर्स्ट ब्लॉक है तो उसको जनरेट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर में उसे जनरेट करवाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम ब्लॉकचेन अपनी क्रिएट करवाएंगे, मतलब हम ब्लॉकचेन क्लास का ऑब्जेक्ट को जब हम क्रिएट करेंगे तो वो तभी वो कंस्ट्रक्टर से कॉल होकर वो हमारा फर्स्ट ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे हमने वोट जेनेसिस वोट करके हमने बनाया है, जिसके अंदर हमारे वोट में हमने वोटर आईडी और कैंडिडेट आईडी सब हमने जेनेसिस जेनेसिस डाल दिया, और वो जीरो और जेनेसिस वोट करके हमने वो डाल दिया उसके अंदर, और हमने जो हमारा प्रीवियस हैश है उसे जीरो स्टोर करवा दिया, और चेन डॉट पुशबैक से हमने जो हमारी चेन है उसकी शुरुआत कर दी जेनेसिस ब्लॉक डाल के। हम्म तो हमारा जो ब्लॉकचेन क्लास है उसके अंदर जो हमारा अगला फंक्शन है वो एक लेटेस्ट ब्लॉक फंक्शन है। तो इससे क्या होगा, जैसे जब हम अपना नया ब्लॉक ऐड कर रहा होगा तो मेरे को हमारे पिछले ब्लॉक की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, इंफॉर्मेशन मतलब मेरे को उसका हैश ही चाहिए होगा, तो वो मैं लेटेस्ट ब्लॉक फंक्शन से कर रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न चेन डॉट बैक कर रहे हैं, मतलब जो हमारा चेन है उसका लास्ट जो एलिमेंट होगा लास्ट ब्लॉक होगा वो मुझे रिटर्न करके मिल जाएगा इससे। हाँ, तो अब हमारा फंक्शन है ऐड ब्लॉक करके। तो इस बेसिकली हम सिस्टम में जब भी एक नया ब्लॉक ऐड करने जाएंगे तो मैं इस फंक्शन की मदद से नया ब्लॉक ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने ब्लॉक क्लास ब्लॉक स्ट्रक्चर का एक न्यू ब्लॉक करके ऑब्जेक्ट बनाया, जिसके अंदर मैंने ये पैरामीटर्स करवा दिए। अब ये उस कंस्ट्रक्टर को जाके कॉल करेगा जिसके अंदर मैंने ये सब पैरामीटर्स डाल रखे हैं, जैसे हम दिखा देते हैं। हाँ, तो जब मैंने ब्लॉक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो फिर वही केवल कंस्ट्रक्टर की जगह केवल कंस्ट्रक्टर को कॉल लगाएगा, क्योंकि इसके पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं उसके साथ। तो इंट चेन डॉट साइज करके मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे मेरे को टाइप कास्टिंग क्यों करनी पड़ी इंट में, मतलब क्योंकि चेन डॉट साइज में एक टाइप टी करके वैल्यू होती है, सॉरी साइज टी करके वैल्यू होती है, वो असाइन करवाता है। साइज टी मतलब बेसिकली वो फ्लैग्स के लिए यूज होता है, जैसे क्योंकि वैसे कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और जैसे हम जब लूप में इंट आई लगवाते हैं तो फिर हम इंट की जगह तो वहाँ पे साइज की जो यूज करते हैं ये वो वाली वैल्यू रिटर्न करवाता है। पर मुझे इंट में स्टोर करवाना है तो मैंने इसको टाइप कास्ट करके इंट में करवा दिया। और वोट वी से जो भी मेरा एड लॉग करके जो मैं अपनी वी यहाँ पे वोट डलवा रहा हूँ वो पास करवाऊंगा, और लेटेस्ट ब्लॉक को कॉल करके मैंने जो उसका हैश फंक्शन है वो बस पास करवा दिया, क्योंकि जो अब मैं नया ब्लॉक ऐड करूंगा उसके लिए जो प्रीवियस ब्लॉक होगा ना वो हमारी जो अभी तक चेन बनी हुई है उसका लेटेस्ट ब्लॉक ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये वो करवाया। तो हाँ, और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है हमें रियल प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क ऐड करवाना पड़ता है, पर वो अभी हम कर नहीं रहे। हमारा अगला लाइन जैसे है न्यू ब्लॉक डॉट हैश इज इक्वल टू न्यू ब्लॉक डॉट हैश डॉट हैश, तो मतलब बस ये है कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हमने न्यू ब्लॉक करके उसके हैश में हम अभी हम जो न्यू ब्लॉक ऑब्जेक्ट में से जो क्लास बनी हुई है ब्लॉक उसके अंदर कैलकुलेट हैश फंक्शन को कॉल करवा के उसका हैश कैलकुलेट करवाएंगे, और फिर चेन डॉट पुशबैक से हम हमारी जो ब्लॉक चेन है उसके अंदर हमारे न्यू ब्लॉक को सेव करा देंगे। और ये लास्ट में लिखा हुआ सेव टू फाइल ब्लॉकचेन डॉट डैट करके, ये बेसिकली एक सेव टू फाइल करके मैंने आगे एक फंक्शन बना रखा है। तो उसके अंदर एक मैंने ब्लॉकचेन डॉट डैट करके फाइल बनाई है जिसके अंदर मैं सब स्टोर करवा रहा हूँ कि किसने वोट करा, कौन कौन बंदा रजिस्टर्ड है, तो वो आएगा। अब हम आगे जाके देखते हैं सेव टू फाइल करके फंक्शन है वो देखेंगे। हाँ, तो हमारा ब्लॉकचेन क्लास का अगला फंक्शन है इज वैलिड करके। तो ये बोल फंक्शन है, तो मतलब समझ आ रहा है नाम से कि बस हम इससे ये पता लगाएंगे कि हमारी ब्लॉकचेन है जो वैलिड है कि नहीं है। तो इसके अंदर मैंने एक लूप रन करवाया हमारी चेन के लेंथ के बराबर जितना, और जैसे हर ब्लॉक का मैंने, हाँ हाँ, चेन में जो ब्लॉक है और उससे पिछले ब्लॉक है वो मैंने एक बार में लिया है, और हर का एक बार हैश कैलकुलेट करके देखा, जैसे जो ब्लॉक उठाया उसका हैश कैलकुलेट करके देखा और जो स्टोर हैश है वो सेम है कि नहीं, अगर नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा। और अगर वो उसके पिछले वाले हैश से उसका मैच उसके अंदर जो स्टोर है हैश वो मैच करता है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर से रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। लेकिन इसमें से अगर कुछ भी ट्रू नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा हमारा। तो ये इस वैलिड फंक्शन है। हाँ, तो मैं जैसे वो बोल रहा था कि जो सेव टू फाइल का एक फंक्शन है वो है, तो वो यहाँ पे ये रहा। फाइल नेम मैं स्टोर करवा रहा हूँ स्ट्रिंग फाइल नेम से, स्टोर नहीं करवाना सॉरी, मतलब इसके पैरामीटर्स में मैंने फाइल नेम डाल रखा है। तो जब मैंने ब्लॉकचेन डॉट ऐड करके फाइल डाल रखी थी तो वो इसके अंदर जाएगी, और ये ओ स्ट्रीम से जो हमारा एक होता है नॉर्मल वे फाइल के साथ ट्रीट करने का सी प्लस प्लस में उससे बनाया, और इससे फाइल से मतलब वो फाइल खुल जाएगी हमारी। और ये ट्रंक का मतलब ये है कि
अगर उसके अंदर पहले से कुछ लिखा हुआ है फाइल के अंदर तो वो इरेज करके अब जो भी मैं दोबारा कुछ सब कुछ नया लिखूंगा वो होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे ये पता लगता है कि हमारी फाइल में कुछ असाइन नहीं हुआ या फिर वो फाइल फाउंड नहीं या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर ये रिटर्न हो जाएगा ये फंक्शन से। तो हमारा अगला लूप चला फॉर लूप। तो उसके अंदर क्या करेंगे हम सब कुछ जो हमारा फाइल के अंदर स्टोर करवा देंगे। जैसे जो मैंने बी नाम से क्रिएट कर रखा है ये चेन का जो डाटा टाइप लेकर, तो उसके अंदर जो इंडेक्स होगा वो स्टोर हो जाएगा। फिर ये एक बार लग जाएगा, फिर टाइम स्टैम्प स्टोर हो जाएगा, वोटर आईडी स्टोर हो जाएगी, कैंडिडेट आईडी, रिवर्स हैश और ये नॉन्स जो प्रूफ होगा और उसका हैश स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली बस ये फंक्शन का सेव टू फाइल हमारे एक अलग से जो मैंने फाइल बना रखी है वो लैपटॉप में मेरे को सेव करता रहेगा सब कुछ। और ये ब्लॉक गेट चेन करके एक फंक्शन है जिससे बेसिकली हम अपनी चेन को ले सकते हैं। अगर मैं क्लास से बाहर रहूंगा ब्लॉक चेन क्लास से तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा और मेरे को मेरी सारी ब्लॉक चेन मिल जाएगी इस गेट चेन फंक्शन से। हाँ, तो वो एक अलग फंक्शन बना रखा है लोड फॉर फाइल करके, लोड फ्रॉम फॉर फाइल करके। अब देखो, अब जैसे मैंने ये फंक्शन बनाया तो ब्लॉकचेन तो हमेशा कंसिस्टेंट रहती है ना, और पुराने रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड करती है। अब जैसे मैंने एक बार फंक्शन रन किया, अब मैं कल परसों आके या कभी भी आके दोबारा रन करूंगा फंक्शन, तो उसके अंदर जो इतने पुराने सारे रिकॉर्ड है वो सारे सेव होने चाहिए। तो इसीलिए यही रीजन है मैंने एक फाइल अलग से बना रखी है, क्योंकि मैं तभी उसको तब करंट मेमोरी में स्टोर करवाऊंगा। तो फिर मैं जब फंक्शन अपना बंद कर दूंगा तो वो स्टोर नहीं रहेगा ना, वो डिलीट हो जाएगा मेमोरी से। तो मेरे को एक अलग से फाइल में सब कुछ स्टोर करवाना है। तो जब मैं हर बार एक नया हर बार अपना फंक्शन चलाता हूँ तो फिर मेरे को एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि ताकि वो जो फाइल है उसमें से सारा डाटा रीड कर पाए और उस हिसाब से मैं अपनी ब्लॉकचेन में सब कुछ ऐड कर पाऊँ। तो लोड फ्रॉम फाइल फंक्शन बेसिकली वही कर रहे हैं। तो मैं फाइल नेम यहाँ पर इनपुट करूंगा जो जिस फाइल में मेरा सारा डाटा पड़ा होगा, और इफ स्ट्रीम जो होता है जो लिखने के लायक, इफ स्ट्रीम से मतलब जो मेनली डाटा रीड होता है वो होता है। तो फाइल नेम वाली फाइल को ये खोलेगा और अगर नहीं होगी फाइल रिटर्न कर जाएगा। तो मैंने एक टेम्पररी लोडेड करके एक बनाया वेक्टर, ताकि अगर मान लो मेरे को पता चला या फाइल में कोई दिक्कत आ रही है तो फिर एकदम से मैं अपने चेन में उसको ना इनिशियलाइज करूँ ना। तो मैंने एक बार टेम्पररी लोडेड करके एक फंक्शन बनाया जिसमें पहले मैं इसमें सारी वैल्यू शो करवाऊंगा और फिर वो वेरीफाई करूंगा सारी वैल्यू की ठीक आ रही है ना, फिर ही मैं अपनी चेन में उसको पास करवाऊंगा। तो एक मैंने लाइन करके स्ट्रिंग करा डिफाइन। और वाइल लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, गेट लाइन से मैं एक एक लाइन का इनपुट ले रहा हूँ। और ठीक है, तो फिर वो जब तक लाइन हमारी फाइल खत्म नहीं हो जाती तब तक वो इनपुट लेता रहेगा, और अगर लाइन एम्प्टी है तो फिर कंटिन्यू करो, कोई बात नहीं। हाँ, और एक मैंने स्ट्रिंग डिफाइन किया पार्ट्स करके, सॉरी एक मैंने वेक्टर डिफाइन करा है स्ट्रिंग का पार्ट्स करके। और वो पार्ट्स अभी क्या आ रहा है मैं बताता हूँ मैं। अब जैसे पोजीशन और फाउंड दो मैंने फ्लैग्स टाइप है हमारे, तो एक हमने फिर से एक वाइल लूप चलाया है जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने देखा था ना कि मैंने उस हर पार्ट को टाइम स्टेप को प्रीवियस हैश को डिफरेंशिएट करने के लिए भी इसमें एक बार डाल रखा है। तो वाइल लूप से मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जो लाइन है उसके अंदर बार को फाइंड कर रहा हूँ और पीओएस पोजीशन से स्टार्ट फाइंड करना स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में तो पोजीशन हमारी जीरो है तो जीरो से फाइंड करना स्टार्ट कर देगा, और जहाँ पे उसे फाउंड मिलेगा और फिर लिखा हुआ है नॉट इज इक्वल टू स्ट्रिंग एनपीओएस, एक कांस्टेंट होता है सी प्लस प्लस में जो कि हमारे साइज ट्री डेटा टाइप की मैक्सिमम फाइल मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक मेरी फाउंड की वैल्यू मैक्सिमम नहीं पहुंच जाती, यानी कि एंडिंग पर नहीं पहुंच जाता मैं, तब तक मेरा लूप चलता रहेगा। ठीक है, और लास्ट में जब वो मैच हो जाएगी तो ये हमारा लूप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक उसकी वैल्यू नहीं है इक्वल तब तक मैं क्या करूँ, पार्ट्स में आप देख पा रहे हो मैं पुश बैक से जो मेरी लाइन का है उसके सब स्ट्रिंग काट काट के, मतलब बेसिकली जो मैंने इतने बड़े इनपुट स्टोर करवा रखा था स्ट्रिंग में, वो मतलब मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि बार कहाँ पे है और वहां से लेके वहां तक का बार डाल के मैंने अपने वेक्टर में स्टोर करवा दिया। और मैं देख पा रहे हो मैं पार्ट्स इसमें पार्ट्स में स्टोर कर रहा हूँ, मतलब वेक्टर में मैंने एक स्ट्रिंग बनाया और उसको एक एक पार्ट करके स्टोर करवा रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं एक स्ट्रिंग में स्टोर करवाऊंगा तो बाद में आप देख रहे हैं अब यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं उसे हमारे हमारी पहले वाली अभी जो वैल्यूज है उनको, तो फिर वो बार फिर से करना पड़ेगा तो दिक्कत आएगी, इसलिए मैं एक बार उनको वेक्टर में अलग अलग स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो जो मैं लूप से देख सकता हूँ कि पोजीशन इज इक्वल टू फाउंड प्लस वन कर रहे हैं। तो जैसे मेरी फाउंड पे जैसे मेरी फिफ्थ पोजीशन पे मेरे को मेरा बार मिला, तो फिर अगली बार मैं सिक्स पोजीशन की वैल्यू सिक्स हो गई, तो अगली बार से वो सिक्स पोजीशन से फाइंड करना स्टार्ट कर देगा मेरे बार को। तो मतलब इससे मेरे पास अगले से अगला बार आता जाएगा और वो बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं आगे देख पा रहा हूँ। तो जैसे मैंने लिख रखा है जैसे ये चलेगा पूरा कोड जो लिखा हुआ है, जैसे इफ पार्ट्स डॉट साइज लेस देन 7 तो कंटिन्यू। इसका मतलब जैसे मैंने टोटल 7 वैल्यू डाल रखी है ना अलग अलग, जैसे हैश प्रीवियस हैश टाइम स्टैम्प इंडेक्स करके ऐसे टोटल 7 हैं।
तो जब तक ये वैल्यूज टोटल 7 नहीं मिल जाती तब तक ये लूप दोबारा से दोबारा चलता जाएगा। और जैसे ही मेरे को 7 वैल्यू मिलेगी अब मैं उसको इनिशियलाइज करवाना शुरू कर दूंगा। तो बी डॉट इंडेक्स में जैसे मैंने एक ब्लॉक बी क्रिएट किया, मैं फिर से डायरेक्ट नहीं उसे कर रहा, एक टेम्पररी ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक है, और फिर एक बार सब वेरीफाई करूंगा, फिर करवाऊंगा उसको स्टोर। तो ब्लॉक बी मैंने कहा, उस बी के इंडेक्स में मैंने str फंक्शन होता है स्ट्रिंग टू इंटीजर फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे मेरा पार्ट्स मैंने स्ट्रिंग में कराया था क्रिएट, लेकिन वो है इंटीजर, तो मैंने उसको इंटीजर में जो कन्वर्ट करवा के इंडेक्स में शोर करवा दिया। वैसे टाइम स्टफ तो इंटीजर ही है। तो ये सब मतलब बेसिकली सिंपल सा कोड है, उसको इनिशियलाइज करवा दिया मैंने। ओके, और लोडेड डॉट पुश बैक करके लोडेड जो एक हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में वेक्टर बनाया था ब्लॉक का, उसके अंदर मैंने अपना सारा ब्लॉक पुश कर दिया, और ऐसे करते करते हर एक ब्लॉक पुश हो जाएगा। तो हाँ, तो फिर अब नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं ये हमारी सारी लोडेड बन जाएगी, और लिखा हुआ है इफ लोडेड डॉट एम्प्टी नॉट चेन इज इक्वल टू मूव लोडेड। इसका मतलब अगर हमारी जो लोडेड है एम्प्टी नहीं है तो फिर हमारी चेन के अंदर स्टोर करवा देना सारा लोडेड। मूव लोडेड का मतलब यही है कि अब चेन के अंदर सारा लोडेड डाल दो। तो ऐसे हमने लोड फ्रॉम फाइल्स फंक्शन से जो हमारा फाइल में सारा डाटा स्टोर था उससे मैंने सारा अपने जो मेन सिस्टम में डाल दिया, ताकि जब भी मैं अपना फंक्शन चलाऊं तो मेरे को पुराना डाटा मिल जाए आराम से। हाँ, तो फिर ये हमारा ब्लॉकचेन क्लास खत्म हो गई। अब हमारी स्टार्ट होती है क्लास वाटर रजिस्ट्री करके। तो वाटर रजिस्ट्री क्लास में सबसे पहले मैंने दो ऑर्डर सेट करवाए हैं, मतलब डिक्लेयर किए हैं, एक रजिस्टर करके एक पोर्ट्रेट करके, और फिर बाद में एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसका वही, और फिर मेरे पब्लिक में जो फंक्शन भी स्टार्ट होते हैं इज रजिस्टर करके। तो ये बूलियन है, तो इससे मतलब ये पता लग रहा है इस फंक्शन से मैं ये काम आएगा कि मेरे को पता लग जाएगा कि अगर मैंने कोई वोटर आईडी दी और मेरे को पता लग जाएगा ना कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। फंक्शन कोड भी काफ़ी सिंपल से है। रजिस्टर्ड में से ये सर्च करेगा, काउंट करेगा वोटर आईडी है, अगर उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी 1 2 3 तो 1 रिटर्न हो जाएगा बुल में, अगर नहीं होगी तो 0 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है रजिस्टर वोटर करके। तो रजिस्टर वोटर, हाँ, इस फंक्शन से जब मेरे को एक नया वोटर रजिस्टर करवाना होगा तो मैं वो रजिस्टर करवाऊंगा हमारा वोटर। तो वो रजिस्टर वोटर में मैंने वोटर आईडी डाली अपनी, और ये एक पेयर क्रिएट कर रहा है। पेयर क्रिएट कर रहा है किसका? अनऑर्डर्ड सेट के आइटरेटर का और बुलियन का। तो ये एक मैंने रिजल्ट नाम दिया गया उसे, और रजिस्टर डॉट इंसर्ट वोटर आईडी। तो इंसर्ट वोटर आईडी से क्या होगा, ये काफ़ी मतलब स्मार्ट वे है हमें लिखने का कोड को। कैसे कि जैसे अपने मैंने वोटर आईडी इंसर्ट करी, अगर वो पहले से वोटर आईडी इंसर्ट हो गई तो फिर रजिस्टर्ड में, जैसे रजिस्टर्ड एक अनऑर्डर सेट है ना, और अनऑर्डर सेट में हमें पता है कि यूनिक वैल्यूज आती है हमेशा, तो वो पहले से होगी तो फिर वो दोबारा नहीं आएगी। तो फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे आइटरेटर की मतलब वो वैल्यू आ जाएगी, और हमारा बुलियन बेसिकली जीरो हो जाएगा। तो बुलियन जीरो होने का मतलब कि हमारा इंसर्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर वो नई फ्रेश वैल्यू होगी तो फिर वो इंसर्ट हो जाएगा और बुल तब वन हो जाएगा, इसका मतलब हमारा सक्सेसफुली रिजल्ट हो गया। तो फिर मैं रिटर्न भी रिजल्ट डॉट सेकंड से हमारी बुल वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, मतलब रिटर्न करवा रहा हूँ कि अगर वो सक्सेसफुली प्रिंट हो गया तो ये 1 प्रिंट हो जाएगा, नहीं हुआ तो 0 प्रिंट हो जाएगा, बूल में मतलब चल रिटर्न हो जाएगा। और तो इसी से मतलब इसी एक लाइन से हमने दो कोड लिखने वाली स्पेस बचा ली, तो इसलिए एक स्मार्ट है राइटिंग कोड की। हाँ, तो अब होगा अगला हमारा फंक्शन है रिकॉर्ड बॉट करके। तो रिकॉर्ड बॉट में मैंने अपनी वोटर आईडी पास करवाई, और इफ इज रजिस्टर्ड से फंक्शन हो रहा है, अगर वो फंक्शन पहले से रजिस्टर्ड होगा तो फिर ये ट्रू हो जाएगा इफ ब्लॉक, तो रिटर्न हो जाएगा हमारा फंक्शन, तो फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा वोट। और अगर उसने पहले से वोट रिकॉर्ड कर रखी है तो फिर भी नहीं कर पाएगा दोबारा से रिकॉर्ड वोट, क्योंकि एक बार ही वोट हो सकती है हमारी वोट रिकॉर्ड। और अगर ये दोनों ब्लॉक से पास हो गया, मतलब नहीं हुआ है ब्लॉक ट्रू, तो अब हम उसकी वोटर डॉट इंसर्ट में उसकी वोटर आईडी डाल देंगे। तो जो हमने एक अनऑर्डर सेट बनाया था अभी बताया था, उसके अंदर हम उसकी वोटर आईडी इंस्टॉल कर देंगे कि इस बंदे ने वोट कार्ड डाल लिया। और सेव टू फाइल वोटर्स डॉट डैट करके मैंने एक अलग से फाइल बना रखी है, उसके अंदर हम इसका नाम सेव कर देंगे कि इस बंदे ने वोट डाल रखी है। तो हाँ, और ये सब क्या होने के बाद रिटर्न टू हो जाएगा कि रिकॉर्ड वोट हो चुकी है आपकी। हाँ, तो अभी जो हमने यहाँ पे जैसे फंक्शन देखा ना हैज़ वोटेड, अभी तक डिफाइन नहीं किया था, इसके बाद मैंने डिफाइन करा। तो ये हैज़ वोटेड वही सिंपल फंक्शन, वोटेड डॉट काउंट में सर्च करो इसकी वोटर आईडी है, अगर उसकी वोटर आईडी होगी तो 1 प्रिंट हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। और लोड फ्रॉम फाइल इसका एक अलग से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का अलग अलग मतलब है। क्योंकि जैसे हमने पहले जो लोड फ्रॉम फाइल फंक्शन देखा उसके अंदर हम ब्लॉकचेन क्लास के अंदर सारे ब्लॉक्स एक्सेस करना चाह रहे थे कि हमारी ब्लॉकचेन क्या है अभी तक, तो इसलिए वो वाला लोड फ्रॉम फाइल फंक्शन अलग था। वोटर रजिस्ट्री क्लास का अलग से लोड फ्रॉम फाइल फंक्शन बनेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कि मेरे पुराने वोटर्स क्या हैं और उनमें किसने वोट डाल रखी है, कौन रजिस्टर्ड है, मैं वो सब डाटा रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, तो इसलिए इसका फंक्शन है।
तो इसके अंदर फाइल नेम मेरा जाएगा भी अलग वाला, जो कि है voters.dat। तो इसमें वही इफ स्ट्रीम से मैंने फाइल ओपन करवाई, अगर वो फाइल ओपन नहीं हो रही तो रिटर्न हो जाएगा, एक लाइन करके स्ट्रिंग है और एक रीडिंग वोटेड करके एक फ्लैग सा क्रिएट किया गया। तो वाइल गेट लाइन इफ लाइन से ये हर एक लाइन को रीड करना शुरू करेगा और वो पूरी लाइन स्ट्रिंग लाइन करके स्टोर हो जाएगी। और जैसी मतलब मेरी लाइन फाइल में ऑलरेडी एक हैश वोटेड करके सिस्टम लिखा होगा, और जब तक वो नहीं आता तो जब तक वो नहीं आता तब तक ये ट्रू नहीं होगा। हाँ हाँ। फिर जब तक क्या हो रहा है और लाइन डॉट एम्प्टी है तो कंटिन्यू होता रहेगा, और रीडिंग वोटेड नॉट इज इक्वल टू रजिस्टर डॉट इंसर्ट। तो रीडिंग वोटेड जैसे स्टार्टिंग में हमारा क्या है, फॉल्स है ना, तो जब स्टार्टिंग में तो जब ये नहीं आएगा, जब हमारे सारे नेम लिखे होंगे जो जो रजिस्टर्ड है उनके, तब तक ये ट्रू होगा ब्लॉक। तो तब तक हमारा रजिस्टर डॉट इंसर्ट में लाइन इंसर्ट होता रहेगा, और लाइन में बेसिकली हमारे वोट जो वोटर्स हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनका नाम लिखा हुआ है। तो रजिस्टर्ड में जो मतलब हम अनऑर्डर्ड सेट है उनके अंदर उनका नाम आता रहेगा, क्योंकि एक लाइन में उनका नाम ही है, तो ये बार बार चलता रहेगा। एल्स में क्या लिखा हुआ है, एल्स में अभी ये ट्रू होगा नहीं, देखो। तो जैसे ही हमारा हैश टैग वोटेड करके लाइन स्पॉट होगी तो हमारा रीडिंग वोटेड ट्रू हो जाएगा और हमारा कंटिन्यू हो जाएगा ब्लॉक, तो दोबारा चलेगा। और अब हमारा फिर ये इफ वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अब एल्स ब्लॉक में मतलब अब हैश टैग वोटेड के बाद उनका नाम शुरू हो जाएगा जिन्होंने वोट डाल दिया है, तो फिर उसके बाद हम वोटेड डॉट इंसर्ट में उनका नाम करने लग जाएंगे। तो बेसिकली हमने बस यही करा ये वाले फंक्शन में। हाँ, तो अब इसका सेव टू फाइल करके फंक्शन भी अलग बनेगा, क्योंकि अब फाइल भी अलग ही सेव कर रहे हैं। तो सेव टू फाइल में बस वही सिंपल सा फंक्शन, ऑफ स्ट्रीम से हमने फाइल नेम जो डाल रही है वो खोली, और ट्रंक से का मतलब ये है कि अगर कुछ पहले से लिखा हुआ है तो वो सब इरेज करके हम दोबारा सब कुछ फ्रेश लिखेंगे। ये वही मतलब कि अगर फाइल नहीं खोली तो रिटर्न कर जाओ। और ये फॉर लूप चला के हमने उसकी बेसिकली जो भी आईडी लिखी थी, इतना बड़ा सा वो लिखा हुआ था, वो सब लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं करा। और जैसे ही हमने वोटेड ऐड करना है, और उसके बाद जो वोटेड क्लास है मतलब वोटेड सेट है अनऑर्डर्ड, उसको एक्सेस करके उसकी जो जो भी नाम है उसके अंदर जो भी आईडीज है हमने लिख लिया। तो ये हो गया, तो हमारी वोटर रजिस्ट्री क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें ये सब हमने देखा कि किस लिए बनाया था, कि हम वोट रिकॉर्ड करने के लिए, उसको चेक करने के लिए किसने वोट करा है, और फाइल्स वाला सब लोड करने के लिए। अब हमारी अगली क्लास है वोटिंग सिस्टम करके, जिसके अंदर हम एक्चुअल सब वोटिंग करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हमने इसके अंदर प्राइवेट में डिक्लेयर कर दिया हमारा ब्लॉकचेन क्लास का, हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, वोटर रजिस्ट्री क्लास का भी एक रजिस्ट्री करके ऑब्जेक्ट बना दिया, और एक अनऑर्डर्ड मैप इस बार डिक्लेयर किया स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का, जिसमें हम कैंडिडेट्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाएंगे बेसिकली। तो हमारा वोटिंग सिस्टम का कंस्ट्रक्टर ये रहा। अब कंस्ट्रक्टर में हमने क्या करा, जो हमने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करा उससे पहले उसकी हमने लोड फ्रॉम फाइल डाल दी, ताकि हमारी जो ब्लॉकचेन क्लास के अंदर जो भी हमारे सेट्स है वो इनिशियलाइज हो जाए ब्लॉकचेन डॉट डैट में जो पहले से डाटा पड़ा हो उससे। और रजिस्ट्री क्लास की रजिस्ट्री ऑब्जेक्ट की क्लास थी जो वोटर रजिस्ट्री, उसके भी हमने लोड फ्रॉम फाइल फंक्शन को कॉल करवा के वोटर्स डॉट डैट में जो भी डाटा स्टोर है वो एक्सेस करा। अब हम मैप को हम कैसे करा रहे हैं कि मैप के हमने जो की है उसके अंदर हमने अपने कैंडिडेट्स की आईडी डाल दी, जो C1 C2 C3 इस केस में, और उनकी वैल्यू में हमने उनका नेम स्टोर करवा दिया, जो कि एलिस, बॉब और चार्ली है। और रिकंस्ट्रक्ट वोटेड फ्रॉम चेन, ये फंक्शन हमने कॉल करवाया है जो अभी मैंने आगे डिक्लेयर किया। हाँ, तो ये रहा हमारा रिकंस्ट्रक्ट वोटेड फ्रॉम चेन फंक्शन। इस फंक्शन में हमने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया जिसमें हमने ब्लॉकचेन ऑब्जेक्ट से गेट चेन वाला फंक्शन जो हमने देखा था ना, जिससे हमें हमारी चेन मिल पा रही है, उसको कॉल करवाया और उसको बी में कराया, और ऑटो से उसकी ऑटोमेटिकली डाटा टाइप डिटेक्ट हो जाएगी, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसकी डाटा टाइप क्या है। तो अगर वो इंडेक्स 0 है तो कंटिन्यू कर जाएगा, और नहीं है तो बाकी केस में होगा कि जो हमने रजिस्ट्री हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था वोटर रजिस्ट्री क्लास का, उसके अंदर जो रजिस्टर वोटर फंक्शन से हम सभी वोटर्स को रजिस्टर करने लग जाएंगे, क्योंकि हम हर बार नई क्लास बना रहे हैं, जब भी हम नया फंक्शन रन करा रहे हैं तो हमारे वोटर्स रजिस्टर्ड नहीं है, है ना, तो हमें उन सबको रजिस्टर करवाना पड़ेगा फिर से। तो इस फंक्शन से रिकंस्ट्रक्ट वोटेड फ्रॉम चेन से हम सब वही सब करवा रहे हैं हम। तो ये फंक्शन जब हो जाएगा तो इसके बाद हमारे इंटरेक्टिव जो फंक्शन है ना वो शुरू हो जाएंगे। तो जैसे पहला फंक्शन है रजिस्टर वोटर इंटरेक्टिव, तो जैसे जब हम वोट डालेंगे तो फिर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे होंगे ना वहाँ पे कि रजिस्टर वोटर, कास्ट वोट कर करके, तो वो इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे जैसे जैसे हम करेंगे, हम एक स्विच केस बनाएंगे वो देखते हैं आगे जाके। तो रजिस्टर वोटर इंटरेक्टिव में क्या है, वही एंटर वोटर आईडी फ्लश कर देगा, नहीं तो ये कर लिखने के बाद, और स्ट्रिंग आईडी इनपुट करेगा, और पहले हम चेक करेंगे कि इफ रजिस्टर और रजिस्टर वोटर से हमने देखा था, हमने एक बूल फंक्शन क्रिएट किया था,
तो हम इफ एल्स में इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, कि अगर वो पहले से रजिस्टर नहीं है तो उसको रजिस्टर करेंगे, अगर वो नहीं है तो एल से वोटर ऑलरेडी रजिस्टर प्रिंट हो जाएगा। और हम इसको सेव टू फाइल में भी करते रहेंगे साथ साथ में, ताकि जैसे नहीं वोटर रजिस्टर हो हमने इसको फाइल में सेव कर लिया। हाँ, तो हमारा कास्ट वोट इंटरेक्टिव का ये रहा फंक्शन। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, कास्ट वही सिंपल जो हेडिंग होती हैं, टू कास्ट योर वोट प्लीज फॉलो द स्टेप्स, एंटर योर आईडी को इनपुट करवाया। और रजिस्टर डॉट इज रजिस्टर्ड से हमने इफ एल्स में वही हमने ऐसे बूलियन में डिसाइड किया था ना, तो इसका अगर ये ट्रू होगा तो ये ओवरऑल ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा, ये तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये ओवरऑल फॉल्स हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा, तो आ जाएगा वोटर नॉट रजिस्टर्ड। तो अगर इज रजिस्टर्ड फॉल्स नहीं हुआ तो ये मैसेज हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। और वही कैसे हैज वोटेड में अगर वो ट्रू हुआ तो यू हैड ऑलरेडी वोटेड, फिर हमारा रिटर्न कर देगा क्योंकि दोबारा से वोट नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं चला तो हमारा चलेगा फिर अवेलेबल कैंडिडेट्स हमें शो करने लग जाएगा। और फिर क्योंकि मैंने उनको एक आप देख सकते हो ऑटो कैंडिडेट्स एक मैप में डिक्लेयर करा था ना अपने कैंडिडेट्स और उनकी आईडी को, तो पी डॉट फर्स्ट से उनकी आईडी प्रिंट हो जाएगी और पी डॉट सेकेंड से उनकी वैल्यू मतलब उनका नेम्स प्रिंट हो जाएंगे। और फिर बाद में हम अपने डाल सकते हैं कैंडिडेट को, मतलब सीन करवा सकते हैं कि आपको किसको वोट डालनी है, और फिर वो वोट डाल देंगे जो आईडी डालेंगे। और अगर वो आईडी मैच नहीं हुई तो फिर वो आ जाएगा इनवैलिड कैंडिडेट। काउंट से बेसिकली अगर वो आईडी एग्जिस्ट करती है तो वो 1 होगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा। तो अगर ये सब हो गया मतलब उसने वैलिड आईडी भरी है, तो उसके बाद वही हम वोट वी में उसकी आईडी और सी आई डी कैंडिडेट की आईडी है जो हमने उससे इनपुट किया, और आईडी वोटर की आईडी है वो स्टोर करवाएंगे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था ना वोट करके। और ब्लॉकचेन क्लास का जो हमने ब्लॉकचेन करके ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर ऐड ब्लॉक कर देंगे, अपनी वोट भी डाल देंगे। तो फिर वो सारा जो भी हमने देखा था वो कैसे कैसे प्रोसेस करेगा। रजिस्ट्री में भी हम अपनी आईडी रिकॉर्ड करवा देंगे कि हमने वोट कर दिया, और फिर एंडिंग पे मैसेज आएगा वोट रिकॉर्डेड, थैंक यू। तो ये हो गया कास्ट वोट इंटरैक्टिव का फंक्शन। अब व्यू रिजल्ट्स का फंक्शन है। ये अब सब सिंपल सिंपल फंक्शन शुरू हो गए जो मतलब बेसिक हमें फैसिलिटीज चाहिए होती हैं देखने के लिए, उस सब के लिए हैं। तो व्यू रिजल्ट्स में वही हम एक व्यू रिजल्ट में हम बस ये देखना होगा कितनी अब तक कितनी वोट डली है कौन से कैंडिडेट को। तो हमने एक टैली करके मैप बनाया जिसके अंदर हम एक बार स्टोर करवाएंगे कि यहाँ पे हम आईडी करवाएंगे कैंडिडेट की, और यहाँ पे उसके इंट में हम उसके नंबर ऑफ वोट स्टोर करवाएंगे। तो तो इनिशियली पहले हम कैंडिडेट को पहले सबके वोट्स को 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ इस फंक्शन लूप से। अगले लूप में हम देख पा रहे हैं कि मैंने ब्लॉकचेन डॉट गेट चेन से अपनी पहले चेन को एक्सेस किया, और उस चेन में बी डॉट वोट डॉट कैंडिडेट आई डी। तो बी हमारा क्या है, बी हमारा यहाँ पे जो है ब्लॉकचेन चेन है हमारी इस वक्त पे वो है। चेन में मैंने अपने वोट को एक्सेस किया, और वोट में जो कैंडिडेट आई डी है मैं वो एक देख रहा हूँ क्या है कि समझ पा रहे हो कि आप हर एक कैंडिडेट की एक वोट होगी ना जिसमें उसने लिखा होगा कि मैंने इस कैंडिडेट को वोट किया है, तो उस कैंडिडेट आईडी को एक्सेस हो जाएगा, और ये टोटल में फिर उसकी कैंडिडेट आईडी आ जाएगी, और उसमें प्लस प्लस कर देंगे हम। तो फिर इसके अंदर जिस कैंडिडेट का नाम लिखा होगा हमारे वोटर ने लिखा होगा उसकी वोट्स प्लस प्लस होती जाएंगे, एक एक बढ़ती जाएगी मतलब। तो इससे हमारे क्या हो रहा है कि हम एक्सेस कर पा रहे हैं कि किस बंदे ने कितनी कितनी वोट डाली। और फिर बस वही हम इलेक्शन रिजल्ट्स बता देंगे, हम ऑटो पी एंड कैंडिडेट्स करके हम एक्सेस करेंगे कैंडिडेट्स को, और फिर उसके अंदर जो पी डॉट सेकेंड उनका नेम है उनकी आईडी और फिर उनकी वोट्स डिस्प्ले करवा देंगे सी आउट करके। तो ये व्यू रिजल्ट्स फंक्शन हो गया। अब अगला फंक्शन वेरीफाई ब्लॉकचेन से, जिससे हम वेरीफाई कर पाएंगे कि हमारी ब्लॉकचेन वैलिड है कि नहीं। तो अगर ब्लॉकचेन वैलिड होगा तो जो हमने इस वैलिड फंक्शन नंबर उसको कॉल करवाएंगे, अगर 1 आएगा तो यस प्रिंट हो जाएगा, अगर 0 आएगा तो नो प्रिंट हो जाएगा। हाँ, और अगला है भाई एडमिन प्रिंट चेन। तो अगर हमको हमारी पूरी चेन का एक्सेस चाहिए कि अब तक से लेके अब तक कितनी वोट्स हुई हैं सबका चेन का एक्सेस पूरी प्रिंट चेन करवानी है हमें, तो ये फंक्शन हमारा काम आएगा। इसके अंदर वही गेट चेन से हमारी चेन को एक्सेस करो और बस सी आउट कर दो एक एक इन्फॉर्मेशन को, बी में स्टोर होगी जो जो बी डॉट इंडेक्स इंडेक्स आ जाएगा, टाइम स्टैम्प आ जाएगा, वोटर आईडी कैंडिडेट और वोटिंग आईडी सब इस फंक्शन से मतलब हम निकाल सकते हैं, सारी चेन प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा जो मेन मेन्यू होगा वो एडमिन मेन्यू, तो वो वाला फंक्शन ये रहा। तो इसके अंदर वही पहले हम वो सी आउट से शुरू करेंगे कि ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम है हमारा। पहला है रजिस्टर वोटर, दूसरा कास्ट वोट, तीसरा व्यू रिजल्ट, चौथा है वेरीफाई ब्लॉकचेन, फिफ्थ एडमिन प्रिंट चेन और सिक्स्थ एग्जिट। तो एक हमने इनफाइनाइट लूप चलाया क्योंकि जब तक एडमिन एग्जिट नहीं कर देता तब तक हमारा लूप चलता वो मांगता रहेगा उसे इनपुट। तो इसलिए इनफाइनाइट लूप चला दिया हमने वाइल ट्रू करके, और फिर वो चूज करवाएगा। तो इफ हाँ, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कोड लिखा हुआ है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है, मतलब ये ज़्यादा कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि जैसे हमने यहाँ पे int ch पहले डिक्लेयर करा और ये सी इन ch ले रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि हमारा सीन लेता रहेगा, जैसे मतलब क्योंकि सी एच एक इंटीजर है, तो अगर हमने सीन में कुछ ऐसा वैल्यू डाल दी जो इंटीजर नहीं, जैसे मैंने गलती से कोई कैरेक्टर डाल दिया, ठीक है, तो उस केस में फॉल्स हो जाएगा, तुम्हारा इफ ब्लॉक पूरा ट्रू हो जाएगा, तो अंदर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर मेरा बढ़िया मैंने इंटीजर ही डाला है 1 से 6 का लेकर, है ना, तो फिर उससे क्या होगा, मेरा ये ब्लॉक फॉल्स हो जाएगा, तो फिर मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, वो आगे चला जाएगा। तो उस केस में देखते हैं, अगर मैंने गलती से कोई कैरेक्टर डाल दिया तो क्या करेगा, सीन डॉट क्लियर से जो तब मैंने गलत क्लियर लिखा होगा कंसोल को, वो क्लियर कर देगा सबको। और फिर सीन डॉट इग्नोर से क्या हो रहा है बेसिकली, ये न्यूमेरिक लिमिट स्टैंडर्ड मतलब ये बताना चाह रहा है कि वो ना बैड कंपाइलर हो जाता है हमारा, कि मतलब जब हमने उसको स्टोर एक गलत करेक्टर दे दिया इनपुट, तो इस कोड से मैं दोबारा से उसे ये बताना चाह रहा हूँ कि नहीं, अब अगली बार में जो मैं गलत अब मैंने गलत नहीं किया, जो वो एरर कोड डिस्प्ले करना चाहेगा वो सबको इरेज कर देगा। और मैं बताना चाह रहा हूँ उसको कि अब मैं जो सही इनपुट दूंगा, तो इसका मतलब बस वही है। तो अब कंटिन्यू से क्या होगा, फिर से मैं अपना सारा लूप कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो इसका फंक्शन ये है, इसका मतलब ज़्यादा में इसका हमारे कोड से इसका ज़्यादा मतलब नहीं है, इसका मतलब यही मतलब होता है इसका कि अगर मैंने गलत इनपुट डाल दिया तो फिर वो दोबारा से चल पड़ेगा सही इनपुट लेने के लिए। तो स्विच में मैं अपना सी एच वैल्यू डालूंगा और फिर वो चेक करेगा इनमें से, तो 1 होगा तो रजिस्टर वो इंटरएक्टिव, मतलब उसके फॉलोइंग जो जो फंक्शन हमने डिफाइन करे हुए हैं स्विच के सिंपल सिंटैक्स से वो चला जाएगा वहाँ से। और अगर वो नहीं होगा तो हम कह देंगे इनवैलिड ऑप्शन है, 1 6 में उन्होंने नहीं डाला तो हाँ, अब बेसिकली ये बस हमारा हो गया। तो इंट मेन फंक्शन है। तो ये जो पहली लाइन है ना, ये ऐसे अगर हम ना ये फर्स्ट लाइन ना हम ना चलाएं तो भी चलेगा। इसका बस बेसिकली ये लिखना है मोटो, हम अपने कोड को फास्ट कर रहे हैं, तो इससे सिंक विद stdio फॉल्स लिखने से जो मतलब बेसिकली सी प्लस प्लस की सी के फंक्शन है जो कंपेटिबिलिटी बैठ रखी है ना, मतलब हमने उसको लिंक करा कि जैसे अगर मैं कुछ सी का यूज करूंगा ना, सी तो फिर वो सी प्लस प्लस में चल जाएगा। तो वो चलाने के लिए ये फंक्शन को ना ट्रू होना पड़ता है, पर अगर मैंने इसको फॉल्स कर दिया तो मैंने उन दोनों के बीच में कंपेटिबिलिटी जो बैठी हुई थी वो मैंने खत्म कर दी। तो पर मेरे को ये लिखने के लिए बस इंश्योर करना पड़ता है कि जो मेरा सारा कोड है ना वो सी प्लस प्लस को अच्छे से ध्यान से रख के लिखा हुआ है, मतलब कुछ मैं सी का यूज नहीं कर रहा बीच में। तो अब जैसे हमने देखा था कि हमने कुछ सी का कुछ यूज करा भी नहीं था, और जो भी हमने सी का कुछ कुछ चीज़ें यूज़ करी थी वो हमने बेसिकली उन्हीं फंक्शन एक अलग से जो फंक्शन आते हैं उनको यूज़ करके हमने उनके बीच में सेटिंग बिठा दी थी। ठीक है, तो फिर इससे हमारे कोड फास्ट होगा, अगर हम लाइन ना लिखेंगे तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये स्टीम डॉट टाई नल पॉइंट करके ये होता है, इससे हम क्या करना चाह रहा हूँ कि जैसे जब भी मैंने लिखा है ना, अब आप देखेंगे जब मैं फंक्शन चला के दिखाऊंगा, वो एकदम से इनपुट जैसे अगर मैं लाइन लाइन ना लिखूंगा ना, तो पता क्या होगा, जैसे मैं इनपुट दूंगा और फिर वो मेरे इनपुट देने का वेट करेगा, उसके बाद सारे रिजल्ट्स वेट कर प्रिंट होंगे, तो वो यूज़र के लिए इतना अच्छा नहीं रहता एक्सपीरियंस। तो नल पीटीआर से मैं क्या कराना चाहता हूँ कि जो बफर टाइम होता है ना और जो मेरे इनपुट लेने का होता है, वो उन दोनों के बीच का टाइम किल कर देता है और एकदम से सब कुछ प्रिंट करवा देता है जो मतलब प्रिंट करवाना होगा। जैसे आप देख सकते हैं हमें मैंने चूज लिख रखा है, अगर मैं सी इन मेरा जब तक नहीं होगा ना चूज प्रिंट नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मैंने ये लाइन कोड लिख दिया और यहाँ पे फ्लश करवा दिया अपना, तो फिर वो इमीडिएटली चूज प्रिंट हो जाएगा मेरे सीन करने से पहले। तो इसका मतलब हाँ, तो यूजर के लिए काफ़ी फ्रेंडली रह जाता है और उसको समझने में भी काफ़ी आसानी रहती है। और फिर वोटिंग सिस्टम का मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका मेन्यू फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, जो कि ये मेन फंक्शन है, मेन्यू फंक्शन है। और ये बार बार जो जो मेरे को जिसकी जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको कॉल करेगा। तो अभी मैं आपको अपना कोड चला के दिखाता हूँ सभी, तो जो मैंने अभी सारा एक्सप्लेन किया, अब चला के देखते हैं। हाँ, तो ये मेरा कोड है जो मैंने अपनी आईडी में खोल लिया, ब्लॉकचेन वोटिंग सिस्टम। तो अब जैसे मेरे को सबसे पहले वोटर रजिस्टर कराना, तो मैंने 1 प्रिंट करा, तो वो कह रहा है एंटर वोटर आईडी। अब वोटर आईडी जैसे मैंने एग्जांपल डाल दी V001, तो V001 रजिस्टर्ड V001। अब मेरे को V001 से वोट डालनी है, तो मैं कास्ट वोट करूंगा जो कि सेकंड ऑप्शन है। तो सेकंड ऑप्शन में आ रहा है, तो टू कास्ट योर वोट प्लीज फॉलो दिस स्टेप, एंटर योर वोटर आईडी जो कि है V001। तो मेरे को बता रहा है कि ये अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं C3 C2 C1, किस पे वोट डालनी है। तो मेरे को एलिस को वोट डालनी है, तो मैं C1 प्रिंट कर दूंगा क्योंकि उसकी कैंडिडेट आईडी वो है। तो कह रहे हैं वोट रिकॉर्डेड, थैंक यू। तो हमारी वोट रिकॉर्ड हो चुकी है। ऐसे ही हम सारी वोट्स रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो अब जैसे अगर मेरे को एक और वोट रिकॉर्ड करानी है, तो सबसे पहले मैंने रजिस्टर कर दिया V002, और फिर मैंने 2 से वोटर आईडी करवा दी रजिस्टर। अब मेरे को C3 को वोट डालनी है, चार्ली को, मैंने चार्ली को भी वोट डाल दी। तो मैं ऐसे पूरी इलेक्शन कंडक्ट करवा सकता हूँ।
और एंडिंग में जो हमारे बाकी है उनको देख लेते हैं। जैसे व्यू रिजल्ट्स, हाँ, तो अब व्यू रिजल्ट से अब जितने भी मैंने अब तक वोटिंग कर रखी है ना, वो उसके रिजल्ट बता देगा। जैसे मैंने प्रिंट कर दिया इलेक्शन का रिजल्ट बता रहा है चार्ली 2, बॉब 1, एलिस 2। ये पहले से मतलब जैसे आप कहोगे कि मैंने तो एक एक वोट ही डाला था, तो इतने ज़्यादा कैसे आ गई, मतलब ये मैंने टेस्ट भी किया था ना पहले कोड, तो तब मैंने तीनों को एक एक वोट डाल के चेक करा था, तो इसलिए उनको एक एक वोट पहले से दिखा रहा है। वो भी मैं आपको चेन प्रिंट करके दिखाऊंगा, तो आपको एग्जैक्ट पता भी चल सकता है कि मैंने कब कब करा था। तो ये फुल इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। चार्ली को 2 वोट है, बॉब को 1 वोट है, एलिस को 2 वोट है। तो अब हम देख सकते हैं कि वेरीफाई ब्लॉकचेन करवा सकते हैं हम फोर्थ नंबर से। तो मैंने फोर्थ नंबर गया, तो ब्लॉकचेन वैलिड से यस प्रिंट हो जाएगा कि मतलब है वैलिड हमारी ब्लॉकचेन। और फिफ्थ से मैं अब प्रिंट चेन करवा सकता हूँ। तो हाँ, जैसे मैंने प्रिंट किया, अब देख सकते हो ये पूरी की पूरी प्रिंट चेन हो गई। जो क्या क्या हमारा हुआ था, तो जैसे आप देख सकते हो लास्ट पे इंडेक्स फिफ्थ पे ये 19 अक्टूबर को 5:50 में मैंने वोटर V002 से कैंडिडेट 3 को वोट डाली, उसका हैश ये है। और उसके प्रीवियस का हैश ये है। अब ये भी देख सकते हो कि इससे पीछे वाला जो ब्लॉक है उसका उसका हैश क्या है, 8397 करके कुछ कुछ, और यही उसके अंदर प्रीवियस हैश क्या है। तो फिर वो ब्लॉक्स के अंदर उनका करेक्ट ब्लॉकचेन मतलब जैसे वैलिड होती है वैसे यहाँ प्रीवियस हैश स्टोर है। और फिर ये वोट डाला हुआ है, और उससे पहले वाला वोट आप देख सकते हो 9 अक्टूबर को डाला हुआ है 2:32 पे। वोटर ID 1234567 है। तो आप देख सकते हो पूरी हिस्ट्री कैलकुलेट, मतलब जो मैंने इतने दिनों पहले जो कोड डाला था वोटर ID का था, वो सब स्टोर है। तो फिर इसके अंदर सब स्टोर रहता है। तो ये ब्लॉकचेन था। और लास्ट फंक्शन क्या है हमारा, बेसिकली 6 एग्जिट है। तो 6 प्रिंट करने से एग्जिट हो जाएंगे हमको रिकॉर्ड से। तो बस बेसिकली यही है। तो ये था मेरा पूरा प्रोजेक्ट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ। बाय बाय।